बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टाइम जे एक नए एपिसोड में तव्हां खे भली कार कंदसि। मां तव्हांजी होस्ट साइमा सुमरो हर आचर वांगुरु वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियां। कीअं आहियो तव्हां सभु? उमेद त ख़ैरियत सां हूंदव, ख़ुशि हूंदव ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे हिकु बहितरीनु तरीक़े सां जेको आहे सो इंजॉय करे रहिया हूंदव ऐं कोशिशि करे रहिया हूंदव त पंहिंजी ज़िंदगी जेकी बि तकलीफ़ूं आहिनि उन्हनि सां कोप अप करे सघो, उन्हनि खे बहितर नमूने सां जेको आहे सो पंहिंजी ज़िंदगी खे हिकिड़ी नई सिमत में, हिकिड़ी बहितर सिमत में जेको आहे सो वठी वञण जी तव्हांजे अंदरि उहा हिमत ऐं ताक़त पैदा थी रही हूंदी। ऐं मोटिवेशन ज़िंदगी में तमामु ज़रूरी हूंदी आहे नाज़रीन। तव्हां भली ज़िंदगी जे कंहिं बि फील्ड सां तालुक़ु रखंदा हुजो, मोटिवेशन तमामु ज़रूरी हूंदी आहे असांखे इहो ॾिसण जे लाइ त असां केतिरी क़दुरु पंहिंजी ज़िंदगीअ खे बहितर करे सघूं था, केतिरी क़दुरु जेको आहे पंहिंजे ख़्वाबनि खे जेको आहे हक़ीक़त जो रूप ॾेई सघूं था। त असांजा जेके गेस्ट आहिनि उहे बि अॼु तमामु बहितरीनु ऐं तव्हांखे तमामु घणो कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो ऐं उहे बि असांखे ॿुधाईंदा त असांखे पंहिंजी ज़िंदगी खे बहितर करण जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा उपाय वठणु खपनि। ऐं हिन खां अलावा जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान टाइम में मूं सां गॾु मुंहिंजी को होस्ट हूंदियूं आहिनि जेकी पाकिस्तान जे ॿियनि जेकी सूबा आहिनि, असांजा ख़ूबसूरत जेके असांजा ॿिया सूबा आहिनि उन्हनि सां तालुक़ु रखंदियूं आहिनि, उन्हनि सां असां कचहरी कंदा आहियूं। उहे बि तव्हां सां पंहिंजी ॿोली में ॻाल्हाईंदियूं आहिनि ऐं ईअं ई असांजो प्रोग्राम जेको आहे सो 2 कलाकनि जो कीअं असांजो टाइम गुज़री वेंदो आहे असांखे ख़बर ई न आहे पवंदी। तव्हां बि असांजे शो जो हिसो थींदा आहियो, लाइव कॉल जे ज़रिए असां सां ॻाल्हाईंदा आहियो, पंहिंजी का सजेशन हूंदी आहे उहा ॾींदा आहियो, पंहिंजी का जेको सोच हूंदी आहे उहा असां सां शेयर कंदा आहियो ऐं ईअं ई असांजा जेको आहे सो टाइम गुज़री वेंदो आहे। अॼु तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू थियण वारी आहे। तव्हां किथे न वञिजो, असांजो प्रोग्राम जेको आहे सो 2 कलाक ताईं तव्हांखे ॾिसणो आहे, छो जो अॼु तव्हांखे तमामु घणो कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो ऐं ईअं ई असां पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। त हाणे मां पंहिंजी को होस्ट ख़तीजा खे चवंदसि त उहो तव्हां सां कुझु ॻाल्हाए। तो ओवर टू यू ख़तीजा। थैंक यू साइमा और बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले पाकिस्तान। द तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर करे वायम। उम्मीद लरम च तासो हफ्ता बढ़ेरा शते रसवीवी क्योंकि यख मौसम दई और रागा के ख्याल न चाहिए दवन ज़रूरत दई को हाई दी पारा पीटीवी नेशनल हमेशा चाहिए कोशिश भी ची मुझ अकबल खलगो दी पारा हागा शायद डिस्कस को हागा टॉपिक राड़ो हागा गेस्ट अकबल प्रोग्राम की दीवा बोलूँ चिकम दी तासो तदी ढेर पकार सी और नन सबा चरंग मुझ कंटिन्यूसली हेल्थ पर हवाले खबर को लगे आयु मुझ गेस्ट हागई पर हवाले रवली दी और आगा चरंग तासो तब हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी वेलनेस प्रोग्राम बदरशई चरंग तासो तो ज़रूरत दी कि अकबल जवन जो दई हेल्थ पर हिसाब रूटीन माने राड़ी और चरंग कम कम बेसिक टिप्स दी चाहे आगा पर खूब पर हवाले दी खुरक छक पर हवाले दी या कम हो नोर जवन के मुझ ज़रूरी शांति हक पर हवाले दी आगा तासो तो दर्शई और बरसरा जो दुहम मुझ गेस्ट दे हागा ढेर तासे यो मज़दार शोबे से ताल्लुक चाहिए ची हागा कम हाँ नन सबा मुझ यू अकफला अक्सर ना ची मुझ बा सेल्फ मेड बजूड़ी जू चाहे हागा कम का बिजनेस दे लोए बिजनेस दे या कम हा किस्म बिजनेस मुझ कौ लगे ऑनलाइन कौ लगे या बाकायदा शॉप्स के कौ लगे या पूरा यू लोए लेवल बांधे बिजनेस कौ लगे ख्वा के चिशे चिशे ज़रूरी दई चरंग कवन पकार दई हागा के कम बेसिक एलिमेंट्स के ता ज़रूरी दी हागा हवाले बजो दई मुझ मेलमाना जो दी हागा खबर कई और दी दुई द्वाड़ो काबिलियत माने खू उक्कत चिशे डाउट नस्ता को हाईदी पारा जर जर जो अकबल बाकी होस्ता ची हगती अकबल खबरें वकी और बेबा इंशाल्लाह मुझ बलदा अकबल गैस खतर राजू और हगोस रबा खबरें को और हगो कम जो बमुश्तनन चिशे टिप्स रखे चिशे बहा खबरें रशई हगा बमुझ इज्जको और हगा ही लर्निंग फेज बयो कंटिन्यूसली चली जी ची मुझ जवन दी नोर श तरीके सरा टी ट्रैक बांधे दी रासी खो कम मुझ ट्रैक खबर को ही लगे आयु खो प्रोग्राम कम जो यो रूटीन दे हगा पर हिसाब जू और उस टाइम सवेदे दी सूबे बलूचिस्तान खो जबा वायम की जिमल बलूच दी खबर वकी अखबार बा इंशाल्लाह सुबह पंजाब खबर के बाद प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ को ओवर टू जिमल वश बात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोले चालू का वशात कनी शुमरती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आन चुके शुमा सरपदे अम्मा तो 2 बजे 4 बजे को शुमायदा लाइव हाँ यक वशी महफिल या गो महफिल ता हम गो इदा बाकाया गेस्ट मर्ची यक बानो की यक वाजाए दुए ज़िंदगी ता हमरा हर दौर तहा यक लाइफ कोच है ज़रूरत भी हमरा यक मर्दमी ज़रूरत भी क्या तरह ज़िंदगी है हर दौर तहा आतरा तिगामगी जानी तगों तो लोड भी हमें ज़िंदगी ग्वाजे न गा पाती हमसायगी बूत कन ती उस्तादी बूत कन ती मास्पिस बूत कन ती मस्तरेम ब्रासो गुहार बूत कना और ती ख़ानदान ता यक मर्दुम बूत कन ती यक दोस्त अहबाबी ओ आ मर्दुम बूत कन के तरह ज़िंदगी ता तो चों ग्वाजे ने
जिंदा होती या जिंदा देमा बरगापा ज़रूर तई यक अति गामगे जा और तई ई जोह देता गुंटो अल्लम गोने और तेरा शर्रे सलाह मशवरा दा और तई बिलीव भी आई सरा के मन ज़िंदगी है ग्वाजे नगापा चोने चोने मंजिला ली सरा बुरी और मंजिला चों तय कनी ई डिसाइड का और तो आई राह सलाह मशवरा है चुती ज़िंदगी देमा बरे नू अनचुके दौर देमा आता एक ग्लोबल अम्मा दुनिया ताया एक डिजिटल दुनिया ताया इसी पर एक प्रोफेशनल मर्दों नू आता अम्मे न्यामा और अमरा गप गुश्तान कना अम्मा होती ज़िंदगी है बारे आयंगो गप जत कना होती गप मांगो जुस कुर्त कना होती मसला मसाइला गुमाया शेयर कुर्त कना और होती डिग्री थ्रू होती जानकारी थ्रू मरा पदा गुशंक के शुमा जिंदा चूं बोगाजे ने तो अंचो में महफिल मर्ची सक्का वश भी प्रोग्राम पहर कसा ज़रूरी है कि अम्मा जहगानी बारे यक जो मेंटल वेल बींग है आई बारे गप्प जना यक ढुए मर्द में जालबूलानी बारे कि हमें बाज़ी मर्दमाना ख़बर नहीं कि जालबूलानी वेल बींग और आइनी जो हार्मोन्स ए वक्ता कुजा वक्ता आयना डिस्टर्ब करना कुजा वक्ता मरा आयना समझे के ज़रूरतें आयंगो चों अम्मा पेश बे आया ये ज़रूरतें तो हमें द्रे लाइफ एस्पेक्ट अंगो मदीमा गप जना गोती वशीम बानो को वाजया प्रोग्राम में पैटर्न चुके पैटर्न वशीम पैटर्न है कि पाकिस्तान गोती गोलानी ग्रंथ चायदा ग्रंथ चेता मनता पंजाब पंजाबा नायाब गुमा साड़ी नायाब अमरा वशात का ही पद प्रोग्राम है मत बाकायदा आगाज़ करना जी नायाब। थैंक यू सो मच जिमल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोहने पाकिस्तानियों और सोहने रब दे फजल नाल एक बार फिर तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ बड़ा ही प्यारा सा सोहना सा प्रोग्राम लैके ते सोहने सोहने परौने ते सोहना ही टॉपिक लैके। नाज़रीन उम्मीद करने कि तुसी सारे खैर आफियत ना होवोगे ठीक ठाक होवोगे नाल ही तुहाडे दोस्त अहबाब बेली मित्र आले दुआले आंढ गवांढ सारे खैर आफियत ना होवणगे और तुसी यकीनन बहुत ख्याल एक दूसरे दा रखते होवोगे क्योंकि यही भाईचारा ते मुहब्बत है जिहड़ी इंसान नू अगे लैके जांदी है। नाज़रीन होना ने तुहानू थोड़ा सा टॉपिक दा इंट्रो करवांदी जावां। जिदा कि तुहानू पता वे असी पाकिस्तान टाइम विच कोशिश करने आ कि नवे मुनफरिद टॉपिक लैके आइए मुनफरिद टॉपिक्स दे नाल जिहड़े साडे परौने होंदे ने उन्हां नू भी असी ओ भी उस दे मुताबिक आन ताकि तुहाडे वास्ते ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि तुहानू इन्फॉर्मेशन भी एक मयारी इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो नाज़रीन अज असी जिदा कि तुहानू पता है सियाल आ गया वे ठंड आ गई है तो ठंड दे नाल नाल कुछ इंज दियां चीज़ां भी आंदियां ने जिवें सर्दी जुकाम खांसी और बुखार आम हो जाती है घर घर और इस तो इलावा खवातीन जड़ियां ने काफ़ी इस हवाले ना की करदियां ने उन्हां दे विच क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा वे कि खवातीन जड़ियां ने उन्हां दा हार्मोन इंबैलेंस दा उन्हां नू जिहड़ा जिवें चढ़दा मौसम आंदा वे उन्हां नू हर मौसम दे नाल हर ओहदे नाल वक्त दे नाल की हुंदा कि ओहदे हार्मोन से तब्दीली आंदी रहिंदी है हार्मोन इंबैलेंस दा उन्हां दा सिलसिला जिहड़ा चलदा रहिंदा है। ते नाज़रीन इहो ही चीज़ां दा असीं हल लैके आए आ अज साडे नाल मौजूद ने बड़ी ज़बरदस्त परौनी लेकिन उस तो इलावा नाज़रीन असी एक और साढ़े मेहमान ने उन्होंने भी असी तुहाडी खिदमत विच लैके आए। नाज़रीन जिदा कि तुहानू पता वे हर जिंदगी के पहलू हर जिंदगी के मोड़ सानू कदम कदम ते चाहिदी होंदी है मोटिवेशन अगे वधन वास्ते अगे कदम वधान वास्ते हर शै वास्ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मोटिवेशन के नाल अज का जिहड़ा दौर है वो बड़ा ही सख्त हुंदा जा रहा हर फर्द वास्ते। तो मोटिवेशन के नाल अज हर बच्चा जिहड़ा वे बच्चे तो लैके वड्डा कोशिश करदा वे कि असीं नौकरी दे नाल की करिए कि कोई स्टार्टअप लईए कोई एंटरप्रेन्योरशिप दा काम स्टार्ट करिए। तो इन्हां ही तमाम चीज़ां दा हल लैके आने अज दे साडे परौने असीं इस तो पहला कि असीं उन्हां नाल गुफ्तगू करिए और उन्हां को सवालात पुछिए असीं जावांगे अपनी प्यारी सी सोहनी सी को होस्ट साइमा को उन्हां दा बाकायदा तौर ते तारुफ करांगे और फिर आवांगे अपने वाल और फिर अपने हवाले ना उन्हां नाल सवालात पुछांगे। ओवर टू साइमा। थैंक यू नायाब। हमारे जो आज के पहली गेस्ट हैं उन वो फाउंडर और सीईओ हैं हिलन वेलनेस सेंटर। इसके अलावा चेयरपर्सन हैं वुमेन विंग मेंबर वेलफेयर एसोसिएशन की, हेल्थ एंड फिटनेस कोच हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और औरतों के बारे में उनकी सेहत के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। तो हम वेलकम करेंगे तूबा हसन ख्वाजा साहब को अपने शो में। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और बिफ़ोर आई स्टार्ट ऑफ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि
इतनी सारी खूबसूरत ज़बानें एक साथ सुनना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था शुरुआत में ही। मतलब मेरा मूड लिफ्ट हो गया। इतनी खूबसूरत होस्ट और इतनी खूबसूरत ज़बानें एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे, माशाल्लाह। शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हाँ, इसके साथ तशरीफ़ रखते हैं इस उस्मान इब्राहिम साहब, जो एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो है ना वो करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों की। इसके अलावा स्मॉल बिज़नेस एंटरप्रेन्योर भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो घर बैठी ख़वातीन हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी आपका इनवाइट करने का। जिस तरह से मिस तूबा ने कहा कि एक साथ इतनी खूबसूरत ज़ुबानें सुनने का ये मौका हमें मिला, और ये सही मानों में बुके की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है जिसमें मल्टीपल फ्लावर्स लगे होते हैं उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान टाइम की खूबसूरती है ये एक तरीके से। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में आपने शायद देखा या नहीं देखा हमारे शो को इससे पहले, ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक वाहिद शो है जिसमें एट अ टाइम जो है ना वो चारों सूबों की नुमाइंदगी की जाती है। तो वेलकम करते हैं हम आप दोनों को अपने शो में, और बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर, और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी उस्मान साहब सबसे पहले कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की? देखिए बिल्कुल इस तरह से है कि इससे पहले थोड़ा सा मैं अगर आपके साथ शेयर करूं कि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इंटर होते हैं आफ्टर यू कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, तो सबसे पहले चैलेंजेस आपको वहीं से फेस करने पड़ते हैं। और जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सही मानों में पता लगता है कि कंपटीशन क्या है। और ऑब्वियसली जब आप नेशनल और वर्सेस मल्टीनेशनल्स एनवायरनमेंट के अंदर मूव करते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा बेहतर पता लगता है कि आपकी एजुकेशन तो इज़ अ वेरी बेसिक टूल टू गेट इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट उसके बाद जो वहाँ पे रिटेंशन के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है ना वहाँ पर आपकी अपनी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम जो है ना वो ज़रूरी होता है। तो लकीली मेरे कैरियर का स्टार्ट एक दुनिया की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल से ही हुआ, और वहाँ पे जाके फिर क्योंकि जो बाहर की कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल्स कंपनी होती है, वो ईच इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, टाइम भी करती हैं, पैसा भी करती हैं, और वहाँ से फिर जो है ना वो आपको ट्रेन करती हैं। तो वहाँ रह के और फिर उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मैं डिफरेंट डोमेन्स में हेड करता रहा। वहाँ पे जाके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब हम लोगों के इंटरव्यूज़ करते थे और बहुत सारा पोटेंशियल हम अपने लेफ़्ट राइट देखते थे, लेकिन यही देखते थे कि वो बिल्कुल स्टेगनेंट एक पोजीशन के ऊपर है। उनकी डेजिग्नेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। और अगर आप किसी से पूछें तो कोई कहेगा मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई कहेगा मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। जबकि पार्टिकुलर काम को करने के लिए बेसिकली जो है ना 3 साल, 3 ईयर इज़ इनफ। The rest of time is repetition of that work. So तो आपको you have to have jump over another one domain के लिए। तो उसके लिए लोगों का जो स्किल सेट था वो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वीक है, और लोग इसके ऊपर भी कोशिश नहीं करते। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई उनको हाईलाइट नहीं करता कि आप ये चीज़ें अगर करेंगे तो इससे आप जो है ना अपनी वर्टिकल ग्रोथ की तरफ या फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने ये कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जब मैं लोगों को इंटरव्यूज़ करता था डिफरेंट कंपनीज़ में, तो लोगों को बहुत सारी बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता था। तो वहाँ पे फिर मुझे ये महसूस हुआ कि जी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ना ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको आगे बढ़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आ जाना इज़ समथिंग एल्स, वहाँ पे सस्टेन करना और ऑर्गेनाइजेशन का उन लोगों को रिटेन करना इज़ अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन। सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आपने बहुत खूबसूरती से बताया सब कुछ, लेकिन वही बात है ना, आज हमारे पास दोनों टॉपिक और गेस्ट ऐसे हैं कि जान है तो जहान है। जहान तो हम बना लेंगे, लेकिन जहाँ पे हमारे पास तूबा हसन ख्वाजा साहिबा मौजूद हैं तो हमें ऑफ कोर्स उनसे ये डिस्कस तो करना ही होगा कि जान फिर हम इसके लिए कैसे मेंटेन करें अपनी, के मतलब सबसे हेल्दीएस्ट रूटीन की अगर हम बात करें बेसिक से शुरू करते ताकि हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए आसान हो जाए। डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन क्या सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि हेल्दीएस्ट रूटीन क्या है, कि किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए, किस तरीके से एंड होना चाहिए। देखिए कि वैसे एक ना कूजे में बंद करने वाली बात है, लेकिन जैसे आपने वर्ड बेसिक यूज़ किया, कुछ बेसिक चेंजेस अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लें, उनको अडेप्ट कर लें एवरीडे रूटीन में, तो बहुत सारी लॉन्ग टर्म बीमारियां जो कि हम हर रोज़ाना सुनते हैं, कोई किसी का कार्डियक फेलियर हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गई, या और अब कैंसर हम हर फैमिली में हर इंडिविजुअल ने सुना होगा कि किसी ना किसी को हुआ ज़रूर है। और
एक टर्म मैं यूज़ करूँगी कि योर क्रॉनिक, जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं, इट इज़ नॉट बाय चांस, इट इज़ बाय चॉइस। द चॉइसेस, आप जो अपनी ज़िंदगी में जो जो डिसीजंस लेते हैं, जो जो चॉइसेस आप करते हैं ज़िंदगी में, खाने पीने, सोने जागने, पहनने, क्या आपको एज अ, मैं होलिस्टिकली देखूं तो हम सिर्फ खाने पीने तक लिमिटेड रहते हैं ना, क्या बस हेल्थ के सेंस और दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जिमिंग कर लें, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ सोशल वेलबींग भी, जिसको हम कम्प्लीटली ओवरलुक कर देते हैं कि हम हमारे रिलेशनशिप्स हम कैसे निभा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हमारी इंटरेक्शन कैसे हो रही हैं। तो प्रिसाइसली जो आपने सवाल किया था उसके पास वापस आती हूँ मैं, सिग्निफिकेंस मैंने बताना ज़रूरी समझा उससे पहले कि 4 अगर बेसिक चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में कर लें। एक तो आप कितना और कैसे मूव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है। अफसोसनाक बात यह है कि सबसे बुरी चीज़ जो अब हो रही है, इवॉल्व होने के साथ जो गैजेट्स आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, कि हमारी मूवमेंट बहुत कम हो गई है। हर चीज़ फिंगर टिप पे है, हर बटन, AC, फ़ैन, कहीं जाना है, फिजिकल एक्ट। सबसे पहले तो मूव करना शुरू करें। बिल्कुल, थोड़ी बहुत एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में रखें। एटलीस्ट 30 मिनट आप विगरस, अच्छा खासा एक्टिव वाला वर्कआउट करें, वेदर आप वॉक कर लें, स्विमिंग कर लें, जिम चले जाएं, लेकिन 30 से 40 मिनट का वर्कआउट रखें। साफ़ सुथरा खाएं। साफ़ सुथरे का मतलब ये नहीं है कि धो के खा लें। साफ़ सुथरे का मतलब ये है हेल्दी, मतलब जिसमें केमिकल्स एडिड नहीं हो, जो प्रोसेस नहीं हुआ वो, जो कि अल्लाह ताला ने जिस फॉर्म में बनाया है उसको आपको बेसिक जो थिंग्स विच नीड टू बी कुक्ड उनको आपने पका लिया। वरना साफ़ सुथरा खाएं, केमिकली प्रोसेस फूड प्लीज़ मत खाएं। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू डूइंग टू योर बॉडी। ये 2 चीज़ें हो गई। दूसरा, आपकी ज़िंदगी में पर्पस होना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि लोग लाइफस्टाइल अच्छा है, अच्छा खा पी रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे कि वो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा, डिफरेंट किस्म के इलनेसेस हैं। तो आप जिन जिन लोगों की रिसर्च ने प्रूव किया है, मैंने और भी जगहों पे कई बार बोला है कि आपकी ज़िंदगी में पर्पस, आप अगर यह महसूस हो रहा है कि मैं किस छोटे ही काम में, कि मैं कोई छोटी सी मदद कर देती हूँ दिन में किसी की, या मैं किसी की परवरिश कर रही हूँ, या किसी को हेल्प कर रही हूँ थ्रू माई प्रोफेशन, पर्पस ज़िंदगी में लाइए, मकसद लाइए, बेमकसद ज़िंदगी मत गुजारिए और अपने रिश्तों को इंटैक्ट रखिए। जो लोग, साइंस ने प्रूव किया है कि वो लोग लॉन्जेविटी, ज़िंदगी वो लोग लंबी जीते हैं जिनके रिश्ते मजबूत होते हैं। बिल्कुल। तो ये 4 चीज़ें आप कर लें। बाकी छोटे मोटी चीज़ें, और अगेन लॉन्ग टर्म बीमारी से बचने के लिए आज फ़ैसला करें। 30 साल बाद आपके जो ब्लॉकेज स्टार्ट होती है ना, वो 30 की उम्र से हो जाती है। वो आपको पता चलता है जब आप 60 के होते हैं। इट्स टू लेट। वो प्रोसीजर्स आप करेंगे, लेकिन यू कैन नॉट रिवर्स ऑल दैट व्हिच हैज बीन डन टू योर बॉडी। अडल्ट एज में अगर हम लोग थोड़ा सा आंखें खोल लें अपनी, जाग जाएं कि भाई हमें हेल्दी रूटीन पे आना है, तो आगे तक के लिए आफ्टर 40 हमको जो है ना फिर रियलाइजेशन कर लेनी चाहिए कि अब हमें अपनी जो बाकी ज़िंदगी है वो हमें किस तरह गुजारनी, क्योंकि एट द एज ऑफ 40 मुझे लगता है कि आपकी जो वेल बीइंग होती है वो पीक पे होती है। आपकी वेल बीइंग, देखिए 40 के बाद तो आपको असरात नज़र आना शुरू होते हैं जो आपने किया होता है। एग्जैक्टली। जैसे अब जैसे हमारी जनरेशन है तो हमने शामी कबाब, पराठे और अंडे खा के हम बड़े हुए हैं। अब ये जो जनरेशन है, ये नगेट्स और हॉट डॉग्स खा के बड़ी हो रही है, प्रोसेस फूड खा के बड़ी हो रही है। अब आप देखिएगा ओबेसिटी का रेशो कितना ज़्यादा है। ओबेसिटी मतलब मोटापे का रेशो कितना ज़्यादा है। जो मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई हैं, ये जब रिसर्च की, हमारे यहाँ तो खैर कोई होती नहीं है रिसर्च, लेकिन अमेरिका में रिसर्च की गई तो 100% पॉपुलेशन में से 2.6% इसको फॉलो कर रहे थे। ओनली 2.6। कैन यू इमेजिन कितना कम है। इसलिए आप देखें कि कितना, आप देखें 26 साल के लड़के को भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और बहुत कॉमन है। हम अभी मैंने कुछ अर्से पहले अपनी फैमिली में सुना कि एक बच्चा ही कहूँगी मैं उसको, ही वाज इन हिज 20s। सो ये बड़ा कॉमन हो गया है। तो ये तो 40 के बाद तो आपको असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कितने हम, हर पाकिस्तानी औरत ज़िंदगी में एक बार एथराइटिस से ज़रूर गुजरती है। और वो किस लिए गुजरती है? क्योंकि उसका लाइफस्टाइल ख़राब रहा है, उसका खाना पीना ख़राब रहा है, वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रही है, जो विच रिफ्लेक्ट्स इन योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। सो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। 40 इज़ टू लेट। अभी कहा जाता है कि अवेयरनेस दें। क्या ऐसा इकदाम करें, ख़ुसूसन जो ख़वातीन है, कि वो एक्टिव रहे, फिट रहे 40 तक 50 तक आते आते? क्या इस तरह, क्योंकि हड्डियाँ जो हैं एज़ कम्पेयर टू मेल बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, क्योंकि एक प्रोसेस ही ऐसा है, इस तरह से स्ट्रक्चर ही ऐसा है बॉडी का। तो इस हवाले से आप बताइएगा। ये ख़वातीन कुदरती तौर पे ना हर साल आफ्टर 40 स्पेशली, और 30 से हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी लाइफस्टाइल ऐसा है कि 30 साल से उनका मसल मास शेड होने लगता है। मसल एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है जो कि आपकी बोन्स को सपोर्ट करती है। अगर वो चली जाए तो आपकी हड्डियाँ ऑटोमेटिकली, आपकी बोन डेंसिटी भी वीक हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी ये है
एक बड़ा सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताती हूँ हर खातून को कि भाई आप फॉर्मूला ये रखें, हर 40 मिनट बाद आपको उठ के कोई काम करना है। जैसे हर माँ आके मुझे बोलती है कि मैं क्या करूँ, मेरे बच्चों, मैं इतनी मसरूफ़ रहती हूँ, मैं अपने बच्चों को देखूँ, या मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखूँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि कुछ नहीं कीजिए आप, चलें आप लेट्स से आप जिम भी नहीं जा सकते, जो कि ज़रूरी है कि आप 40 मिनट की वर्क करें। आप हर 40 मिनट बाद उठ के कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें, पानी पी लें, किसी को कुछ दे दें, बट दिन में 40 मिनट से ज़्यादा एक जगह ना बैठें, ना खड़े हों, ना लेटें, एक्टिविटी रखें। तो ये पहली चीज़ है जो कि आपको करने की ज़रूरत है। दूसरा, बहुत सारी गलत, मैं उन मिथ्स पे ज़्यादा बात करने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ ऑयल्स के इस्तेमाल को तो बहुत इनकरेज किया गया कि भाई आप ऑयल्स ले लें, घी को हटा दें। बिल्कुल। ख़वातीन के लिए स्पेशली, जैसे कि आपने बोला कि 30 की ख़वातीन के लिए मैं कहती हूँ गुड फैट ज़रूर ऐड करें, बिकॉज योर हार्मोन्स आर बिल्ड ऑन फैट्स। और आप अगर गुड फैट्स निकाल देंगे, गुड फैट्स आपके देसी घी में होते हैं, बलाई में होते हैं, जितने ऑर्गेनिक फूड हैं, मक्खन में होते हैं, घर का बना हुआ मक्खन, घर का, हाँ बिल्कुल, और घी भी देसी घी, नॉट बनास्पति घी। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में, ख़वातीन स्पेशली, अगर आपको यंग रहना है, यंग नज़र भी आना है, हमारे लिए ख़वातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू लुक यंग, अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, एंड नॉट जस्ट इन फीमेल्स, मेल्स में भी उनकी भी हार्मोनल फंक्शनैलिटी अच्छी होना ज़रूरी है, फॉर लॉन्गर लाइफ ऑल्सो, फॉर अदर परफॉर्मेंसेज ऑल्सो, ज़िंदगी की रूटीन है अच्छी। तो अच्छे फ़ैट्स को ज़रूर ऐड करें। मैं सबसे पहली बात इसलिए करती हूँ, प्रोटीन के बारे में हम सब बात करते हैं, तो अच्छे फ़ैट ज़रूर ऐड करें। दूसरा, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। ये वो वक्त है जिसमें आप मी टाइम, एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड वर्ड फॉर इट, कि हम ऐसा कोई काम करें जिसमें हम अपने आपको रिवाइव कर सकें, खुश कर सकें, ब्रेक मिल जाए आपको, क्योंकि बर्नआउट बहुत कॉमन है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, आप घर के रूटीन में भी बर्नआउट बहुत कॉमन है। हम इसीलिए ख़वातीन को देखते हैं कि बहुत एजिटेटेड, यूजुअली चिड़चिड़ी होती हैं, मर्द हज़रात कंप्लेन कर रहे होते हैं, घर आएँ तो बीवियाँ खाने को दौड़ रही हैं, हम ये सुनते हैं। आपने इतना अच्छे तरीके से हमें याद भी दिला दिया कि मी टाइम की जहाँ बात हो रही है, तो साइमा क्या कहती हैं, जब मी टाइम है तो प्रोग्राम का मी टाइम भी तो एक आता है ना हमारे देखने वालों के लिए। हम आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिल रहा है। तो हाणे वेंदासीं हिकिड़े सॉन्ग ते, शैनीला अली जी आवाज़ में, ऐं हुन खां पोइ वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। ऐं असां सां गॾु रहिजो, किथे बि न वञिजो।
बैक नाज़रीन, वरी तव्हांखे शो में वेलकम था कयूं ऐं तमामु सुठी गुफ्तगू हले पई ऐं जेका ब्रेक में तव्हां सॉन्ग ॾिठो ज़रूरु तव्हां उनखे इंजॉय कयो हूंदो। त असां हलूं था पंहिंजे जेके असांजा गेस्ट आयल आहिनि उन्हनि वटि। त उस्मान साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खुसूसियात क्या हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ना, हम अमूमी तौर पे कहते हैं तो हम इसको एक ही चीज़ समझते हैं। ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स एंड डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बिल्कुल ऐसे ट्रेनिंग के अंदर आप एज अ टीम कहीं किसी एरिया में पर्टिकुलर जो है ग्रे एरिया को हाईलाइट करते हैं या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को देखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, और वो फिर एक स्किल सेट जो है ना वो आप लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कोच करते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं, और वो फिर एक जो वीकनेस होती है उसको अपलिफ्ट करके उसको फुलफिल करके आप इक्विवेलेंट टू अदर टीम मेंबर्स लेके आते हैं उसको मेंबर को, और फिर वो जो है सबके साथ परफॉर्म कर रहा होता है। ऑन अदर साइड अगर आप किसी इंडिविजुअल, हर एक के अंदर होता है, हर एक के अंदर कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो वो जो स्किल सेट अगर एज अ टीम किसी मेंबर के अंदर वीक है या किसी इंडिविजुअल के अंदर वीक है तो वो सबब बनता है बाकी सारी टीम को पीछे लेके जाने का। ऐसे ही है। तो इक्वली फिर लोग परफॉर्म नहीं करते। फिर सबसे पहले इसका ड्रॉबैक ये आता है कि ब्लेम गेम शुरू होती है और मोटिवेशन का फैक्टर जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। और जबकि डेवलपमेंट जो है इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसमें आप पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हो, लोगों के ऊपर ग्रोथ के ऊपर। देखिए, ट्रिपल जी का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा कि आपने ग्रो करना है, आपने ग्रूम करना है, बिल्कुल ग्रो करना है इंडिविजुअल, ग्रूम करना है अदर्स को, क्योंकि सिखा के जो आपको सीख मिलती है ना बिल्कुल वो आप सारी उम्र सीखते रहेंगे, नहीं मिलेगी। तो ट्रिपल जी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ग्रो करना है, आपने ग्रूम करना है और आपने गो करना है। अच्छा, गो क्या है इसको अंडरस्टैंड करें। इफ यू थिंक के विद इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रोथ भी है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आपके सबऑर्डिनेट्स हैं तो आप उनको ग्रूम भी कर रहे हैं, और अगर ये सारा कुछ होने के बाद आप वर्टिकल अपवर्ड गो नहीं करते, यानी कि आप प्रमोट नहीं होते, तो फिर एक तो वो गो हो गया लास्ट वन। और अदर साइड अगर आपको लगता है कि आप स्टेगनेंट हैं और आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है एज पर योर पोटेंशियल, तो गो आउटसाइड द कंपनी। तो समटाइम क्या होता है कि हम वहीं पे बैठे रहते हैं और हम समझते हैं फिर वहां पे जाके हमें एक इरिटेशन, जो एक मोटिवेशन वाला फैक्टर होता है, एक सर्टेन स्टेज पे जाके डिमोटिवेशन का फैक्टर होता है। तो डेवलपमेंट वो लेवल है जहां पर आप लोगों की कॉम्पिटेंसी को मेंटेन करते हैं और उनका एक डेवलपमेंट लेवल सेट करते हैं, और उनको आप कैरियर ग्रोथ के पाथ बताते हैं, और फिर इंडिविजुअल पाथ के ऊपर उनका स्किल सेट जो है वो ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव करते हैं। तो उससे फिर लोगों को पता लगता है कि नाउ दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर मैं वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाऊँगा, और फिर मैं कंपनी को भी आगे सपोर्ट करूँगा और मेरी भी इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। याद रखिएगा कि मिस जिनी IBM की एक एक्स CEO है, मिस जिनी, उनकी बहुत ज़बरदस्त एक सेइंग है कि ग्रोथ एंड कंफर्ट डू नॉट कोएग्जिस्ट। ये बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने की है। 2020 में वो अभी रिटायर हुई हैं आफ्टर 60, एज एज ऑफ 60, और वो बहुत ज़बरदस्त बात है कि जी ग्रोथ और ये जो कंफर्ट है ना, ये डू नॉट कोएग्जिस्ट, ये इकट्ठे नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर आपको डिफरेंट फेजेस से जो है वो गुजरना पड़ता है। वो एक लगन होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, कुछ इनोवेशन करने की, करते रहने की जुस्तजू होनी चाहिए। और वो वैसे भी कहते हैं ना कि मतलब अगर आपको जरूरत से ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है ना, तो फिर आपको सोचने की, और मेरे ख्याल में जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते आप ग्रो कर ही नहीं सकते। ग्रो करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए जब आप लोगों को ये चीज सिखा देते हैं ना कि ये क्यों जरूरी है, तो देखिए सबसे पहले तो इसके ना कॉस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे हैं। आप ये देखिएगा कि जिस तरह बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, अगर ये अपनी फैक्ट्रीज के अंदर जिस तरह से ये अपने ये क्लॉथिंग की कटिंग करते हैं, अगर इनके पैटर्न ना बने हो, अगर इनकी ट्रेनिंग ना हुई भी हो,
तो आप सोचिएगा कि हर दफा हर साइज जो है वो डिफरेंट आ रहा होगा आपके पास, बिल्कुल ऐसा ही। यू नो। तो इस तरीके से उनको एक ही सेम पैटर्न के ऊपर ट्रेन किया जाता है और उनको उसी के ऊपर स्किल सेट के ऊपर बाकी लोगों को फिर ट्रेन किया जाता है और एक ही पैटर्न के ऊपर जो है ना वो पूरी टीम ट्रेन हो जाती है। तो फिर आपका जो है ना वो क्वालिटी चेक जो है ना वो इंश्योर हो जाता है, जिससे टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी कॉस्ट सेव होती है, आपकी फाइनेंशियल ब्लीडिंग रुक जाती है, आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और स्टाफ की मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जो है ना इनरिच हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी से रिलेटेड मुझे कि आप खवातीन के लिए भी कुछ करते हैं, तो उसको भी मैं जानना चाह रही हूँ कि खवातीन को एम्पावर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं और कैसे काम करते हैं? देखिए, जो मेरा इदारा है ना स्किल्स विला ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर, स्किल्स विला एक ऐसी जगह जहाँ पर हम लोगों को स्किल सेट पे इम्प्रूव करते हो, ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर, उसमें बेसिकली हम यही चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि ये जो होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स खवातीन हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, फाइनेंशियल मसल्स नहीं है, R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, और ये सारी चीज़ें, और फिर साथ एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने वो घर की कैरी कर रही होती हैं उसके साथ वो जो है ना मैनेज करना इस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उन खवातीन के लिए नॉर्मली ये करते हैं कि हम उनके बिजनेस को एनालाइज करते हैं। अगर कोई हमारे पास आता है और हम भी कब जाते हैं डिफरेंट एग्जीबिशंस के अंदर जहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपने अपने स्टॉल्स लेके आए हुए होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको विजिट करें, हम उनसे उनके बिजनेस आइडिया को एक्सप्लोर करें, डिस्कस करें और देन एंड देयर जो चीज़ हो सकती है रेमेडी के तौर पे हम उनको गाइड करें। अब देखिए मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी खवातीन ने वो कॉर्पोरेट कल्चर या वो वर्ल्ड नहीं देखा हुआ होता, तो एज अ सोशल कंट्रीब्यूशन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन लोगों को गाइड करें और अपना कंट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने होम बेस्ड ब्रांड्स बनाती हैं, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जी आपने ब्रांड का नाम क्या रखा है, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, माइंड शेयर लेना चाहिए, उसको टॉप ऑफ द माइंड आना चाहिए लोगों के। दूसरा, पैकेजिंग के ऊपर आपने कितना काम किया है, ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर। तीसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आधे से ज्यादा एग्जीबिटर्स होते हैं ना उनके अपने लेबलिंग नहीं होती है अपने ब्रांड के ऊपर। अगर मैंने कोई 5, 7, 6 चीजें परचेज की है डिफरेंट स्टॉल से, तो हार्डली 2-1 के ऊपर जो उनकी लेबलिंग होगी। अगर मुझे दोबारा रिपीट सेल के लिए किसी को अप्रोच करना होगा तो वो उनका कोई एक मैकेनिज्म नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा इसी में कलर थीम और फॉन्ट वगैरह भी शामिल होता है। ये भी ब्रांडिंग में काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से। हम इतना कहाँ सोचते हैं, मैं अपने बड़ी बेटी या बड़े बेटे के नाम पे अपने ब्रांड का नाम देखा जाए, अगर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने इवन अपनी कलर थीम उसमें भी कोई मैसेज रखा होता है। बिल्कुल होता है, जैसे स्टारबक्स है या इस तरह की बहुत सारे इस तरह के। इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए एक साइंटिफिकली रिसर्च ये कहती है कि जो विजुअल इम्पैक्ट है ना किसी भी चीज का, दैट इज 67% कंट्रीब्यूट करता है आउट ऑफ 100। यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैं कहता हूँ कि जो दानेदार है, मिसाल दे रहा हूँ, मैंने अभी एक वर्ड बोला जो दानेदार है, अगर मैं पति तो फौरन आपके माइंड में एक ब्रांड क्लिक किया। अगर मैं कहूँगा यही तो है वो अपनापन, तो फौरन तो नो दैट इज योर माइंड शेयर, टैगलाइन जो होती है। इसी तरीके से जो मैडम बात कर रही है कलर्स की, तो जो कलर थीम होता है, कलर्स का एक ह्यूमन साइकी के ऊपर एक अपना इम्पैक्ट है, कलर थ्योरी है, और ये हर इंसान के अंदर एनर्जी के तौर के ऊपर रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू 4 कलर्स होते हैं। ये पूरी थ्योरी है कि आप जैसे आप हैं, अब मुझे मेरे लिए बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि मैं इसका कोच हूँ। आपकी येलो एनर्जी है, डॉक्टर साहबा की जो एनर्जी है वो ब्लू और येलो है। अब आप जितना बोलेंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इनकी तुबा जो है ये येलो और ग्रीन एनर्जी है, मैं ब्लू एंड येलो एनर्जी हूँ। तो अब पर्सनैलिटी है, इससे जो इमीडिएटली मुझे पता लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ये बहुत ज्यादा कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे बात करेगा, ये बहुत ज्यादा नेटवर्किंग स्टेटमेंट पे बात करेगा, ये बहुत ज्यादा एम्पैथी सिंपैथी पे बात करेगा, ये बहुत ज्यादा औरों की बात करेंगी कि उनका ख्याल रखें, ये करो, ये दीज आर द फैक्टर्स। तो बेसिकली ये जो कलर्स थ्योरी है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन साइकी के ऊपर। और याद रखिएगा
कि जो बाइंग हैबिट है, रिसर्च ये कहती है जब आप इतना फिर लेते हैं तो आपके वो डिसीजन पावर जो है 10 वो to हो जाती है। 12 सेकंड के अंदर कोई भी बायर डिसाइड करता है कि उसको ये चीज लेनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। You know? जहाँ तक अब टॉपिक आते आते ना साइकी पे आई ही है, तो यकीनन जब हम साइकी पे बात कर रहे हैं तो हम अपनी वेलनेस जो है वो जरूर Mental कैसे डिस्कस करेंगे। तो आप हमें बताइए कि जैसे हर जेंडर, हर एज ग्रुप और ये जितने भी मतलब हम रूटीन में चीज़ें जो गुजार रहे होते हैं, तो ये जो वेदर है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा खाना पीना किस तरह से हमारी साइकी पे असरअंदाज हो रहा है। देखिए, जब हम कोचिंग भी जब हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है तो हमें बताया जाता है कि न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली न्यूट्रिशन कोचिंग कंप्लीट की है अपनी, तो उसमें न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट बहुत बाद में आया, फूड का सब्जेक्ट बहुत बाद में आया। हमें पहले बोला गया कि आपको मेंटली उस पॉइंट पे लाना है अपने क्लाइंट को कि वो एब्जॉर्ब कर सके कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है कि गलत है। उससे पहले उनको बताया गया कि हमें बताया गया कि उनको ट्रेन करें कि वो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें, अपने एनवायरनमेंट की हाइजीन को। हाइजीन से मेरा मतलब सिर्फ सफाई सुथराई नहीं है, मतलब अपने आसपास की ऐसी जगह को कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, मतलब जहाँ वो बैठ रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी हो। इवन द स्मेल वो उनके घर में जो मौजूद है, और जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं वो भी आपकी सोहबत क्या है, आप क्या कहाँ बैठ रहे हैं, उस जगह की हाइजीन कैसी है, वाइब्स कैसी हैं, वाइब्स, एनर्जीज कैसी आप रिलीज कर रहे हैं। जो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो आपको लिफ्ट करती हैं, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको लिफ्ट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको जो भी आप सक्सीडिंग, आपका या कोई भी प्रोग्रेस उनको नजर आ रही होती है, सक कर रहे होते हैं आपके पास, they suck out all the positive energy from you and they point out only on the gaps, which is in a way आपको अपने gaps पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, but this should not be the focal point. आपकी ज़िंदगी का focal point, आपकी ज़िंदगी कमियाँ नहीं होनी चाहिए, opportunities होनी चाहिए जो आपको नज़र आ रही हैं सामने। तो आपका environment, you are what you meet, you see and read. जो जिन लोगों से आप मिल रहे होते हैं अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। और आप जब भी बड़ा, हमारे मजहब में भी बड़ा फोकस किया गया, बार बार बताया गया कि सोबत अच्छी अपनाएं, ऐसी जगह अच्छे बैठे हैं जहाँ से आप सीख सकें, जहाँ से आप पॉजिटिविटी लेके उठें। तो खाने पीना इन सारे एस्पेक्ट से पहले जो आपकी सराउंडिंग है उसको पॉजिटिव करें, गुड फ्रेंड्स, मेक गुड चॉइसेस, क्लीन अप योर एनवायरनमेंट वेयर एवर यू लिविंग, ऐसी इवन चूज द थिंग्स which make you a better person, whether वो dressing sense है, वो आप let's say कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, आपको लग रहा है कि आपके आसपास के वो सब पहन रहे हैं, लेकिन जब भी आप वो पहन रहे हैं you feel very uncomfortable, you do not feel like your own self. ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारी खवातीन होती हैं, they do not know how to carry a certain kind of dress, they will carry it because उनकी friends carry it, और फिर क्या होता है, confidence shake होता है आपका, reflect नहीं होता, आपकी mental health, आप कोई काम करने जा रहे हैं, वो आप खुश असलूबी से लेट्स से कि आपने कोई डाइट ही प्लान की है और वो आपको पूरा रूटीन फॉलो करना है, लेकिन आप मेंटली देयर नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस वो नहीं है, आप ज़रूर शेक करेंगे, आप ज़रूर उसमें मिस्टेक करेंगे, आप कंसिस्टेंट डिटर्मिन्ड नहीं रह पाएंगे। सो फॉर अ डिटर्मिन्ड गुड कंसिस्टेंट एडेप्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ हैबिट, उसके लिए आपका आसपास की पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है। तूबा से अभी हम बात कर रहे थे जब ऑफ द कैमरा, अभी उन्होंने बताया जैसे कि कुछ जो लोग होते हैं वो बज़ाहिर हेल्दी नज़र आते हैं, जैसे खतीजा भी बता रही थी, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और आजकल की जनरेशन में ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पीक पर है, देखा जाए कि मतलब वो बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, फील नहीं होता उनको देखकर, उनकी हेल्थ फिज़िक को देखकर कि उनमें कोई इंटरनली वीकनेस हो सकती है, बट देखा जाए तो उन्हीं में ही ज़्यादातर वीकनेसेस होती हैं। तो इस हवाले से बताएं कि किस तरह से टैकल किया जाए, बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आने वाला बंदा बहुत अंदर से वीक है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि मुझे ये भी नहीं इनटेक करना, जो हेल्दी चीज़ें आप बता रही थी कि गुड फैट को भी अवॉइड करता है, ये मैं खाऊंगा तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाऊंगा, ये इस तरह की चीज़ों तो कैसे टैकल किया जाए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग इट। अच्छा, अगर आप किसी, वी हैव अ डॉक्टर हियर दो, बट मैं बहुत प्रिवेंटिव हेल्थ पे बात करती हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने मसाइल बताते हैं कि मैं कमज़ोर फील कर रही हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मुझे सांस फूलने लगती है, पहला काम क्या करते हैं डॉक्टर? एक मल्टीविटामिन लिखते हैं और आपको देते हैं, और वो ऐसा लगता है कि वो सारे मसाइल का हल है, और एतक़ाद भी होता है लोगों को कि हम वो लेते हैं तो उसकी वजह से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप उन्हीं खातून को बोलेंगे आप 5 मिनट, या लेट्स से आपको आजकल के 13 साल के बच्चे को बोलेंगे कि आप 5 मिनट सिर्फ भाग के दिखा दें मुझे रोड पे, वो 2 मिनट बाद रुक जाएगा। अच्छी सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी की 2 चीज़ें ज़मानत होती हैं, एक तो ये कि आप कितना
आपकी कार्डियक हेल्थ कितनी अच्छी है। मतलब कार्डियक हेल्थ का मतलब है कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी अच्छी है। और वो उस तरह होती है कि जब आप बहुत देर तक, जो शख्स भाग सकता है, लेट्स से 10 मिनट अच्छा भाग सकता है, उस शख्स की कार्डियक हेल्थ अच्छी होगी। उससे होता है कि आपके जो आज़ा हैं जिस्म के, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जो हम देखते हैं कि भाई लंग्स काम करना अच्छी एफिशिएंसी से काम नहीं करें, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, वी कीप ऑन हियरिंग, क्योंकि लेटर नज़र आता है बट ये काम बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है। तो उसके लिए एक तो एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, आई कीप टेलिंग पीपल स्टे एक्टिव, दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपकी कार्डियक हेल्थ आपको अच्छी करनी है। लेकिन अगेन, अगर आपकी कार्डियक बहुत अच्छी है, आप भाग रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर मसल मास नहीं है, तो जिन हड्डियों पे आप खड़े हुए हैं वो जवाब देने शुरू हो जाएंगी। हम आपने 40s की बात की, 40s से पहले मेरे पास ख़वातीन आती हैं। आई हैव दिस यंग गर्ल हु इज़ ओनली इन हर 20s, शी इज़ माई क्लाइंट, और उसको एथराइटिस के इश्यूज़ हैं। और ये बहुत कॉमन हो गया आजकल कल्चर में, क्योंकि हमारे बच्चों को जो इस तरह से एक फ्री टाइम बोला जाता था, दिया जाता था खेलने कूदने का, वो नहीं मिलता है। तो वो टेबल पे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं अपने 30s 20s में ही। तो उसके साथ साथ मसल मास होना ज़रूरी है। अब हम बार बार बोलते हैं कि जिमिंग कि आप क्यों इतना ज़्यादा वो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे, ख़वातीन, मर्द वज़न नहीं कैरी करते बिल्कुल, और ना वो खाना पीना, ना वो प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन ले रहे होते हैं, इससे हमारा मसल मास क्रिएट होता है। इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं है, आपके पास हेल्दी चॉइसेस नहीं है, तो एटलीस्ट स्टार्ट गोइंग टू द जिम। जिम पहली चीज़ ये करता है कि आपका मसल मास को या तो सस्टेन करता है, उसको शेड होना बंद कर देता है, या बढ़ाता है। और मसल मास अगैन मैं समझा दूं कि क्या है, ये वो कवरिंग है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको दिया हमारी हड्डियों के ऊपर। अगर वो कवरिंग आप लूज़ कर दें, 2 लेयर्स होती हैं, फैस्शिया की, फिर मसल्स की, वो अगर आप लूज़ कर दें तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, बोलना शुरू कर देंगी, आपको मोबिलिटी, आप चलना फिरना उठना बैठना आपके लिए दूभर हो जाएगा। तो इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा यास्मीन, तुबा, हमने बात की प्रॉब्लम्स पे, हमने बात की इनके सॉल्यूशंस पे, लेकिन जो अब हमारी यंग जनरेशन है, आप जैसे बीइंग अ वेल बीइंग कोच, मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगी और इसका हल भी चाहूँगी कि ये जो हमारा यंग जनरेशन है, ये टोटली गैजेट्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब हम नहीं उनको, मैं आई एम सॉरी बीइंग अ मदर, मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि हम तरबियत नहीं कर रहे हैं। अभी तरबियत इनको सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप उतने ज़्यादा वो आपको सुन नहीं पा रहे। तो इसके लिए हम क्या करें? ऐसी कौन सी हमारी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जो लाइफ में उनको ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो इन पाथ्स पे चलें? देखिए, पहली चीज़ हम फिटनेस के एस्पेक्ट पे मैं बताऊंगी, लेकिन अगर बिहेवियरल मैनेजमेंट पे बात की जाए तो मैं आजकल देखती हूँ कि मदर्स आर नॉट फर्म। फर्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम डंडा लेके बच्चों पे खड़े हो जाएं, लेकिन आप फर्म रूल्स आपको ग्राउंड करने पड़ेंगे अपने घरों में। अगर आपको स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप ये कहते रहेंगे भाई कोई चॉइस नहीं है, सब बच्चे देख रहे हैं, हमेशा अपने हाउस होल्ड से ही हमें स्टार्ट करना है, तो आपको ग्राउंड रूल सेट करने पड़ेंगे अपने घर में। दूसरा, अब बच्चे नहीं देखें टीवी तो और क्या करें, एक ये सवाल भी पैदा होता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म, आउटडोर एक्टिविटीज़ हमने ख़त्म कर दी हैं। तो आप सोसाइटी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करती हूँ इस बात से जी। ऐसा नहीं है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ खत्म हो गई हैं, पहले भी तो ऐसे ही था कि हम घरों में सहन में खेलते थे, यही हमारी अम्मियाँ हमारे साथ बैठती थी, चाहे वो कार्ड्स वाला गेम होता था, चाहे वो फिजिकली कोई एक्टिविटी वाला गेम होता था। तो अभी वाली मदर्स क्यों नहीं करेंगी? एग्जैक्टली, हाउ मेनी मदर्स, मैं इसी तरह थी, हाउ मेनी मदर्स जो खुद इंडल्ज हो रही हैं, खुद एक्टिविटी में इंडल्ज हो रही हैं अपने बच्चों के साथ। उनकी अपनी मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बच्चों को किस तरह जो है ना वो उस चीज़ से इफेक्ट प्रोबेबली इसीलिए हुई है। हम बार बार इसी बात करते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स को से बॉन्ड क्रिएट करें। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने से आपकी मेंटल हेल्थ, आपके और आपके बच्चों की, दुनिया की सारी रिसर्चेस प्रूव कर चुकी हैं कि जिन बच्चों की, जिस औलाद की अच्छा रिलेशनशिप अपने माँ बाप के साथ रहा होता है, स्ट्रॉन्ग रहा होता है, क्लोज रहा होता है, हम तो कहते हैं, जैसे हम पहले सुनते थे बच्चों को, अब हमारे टाइम पे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, बच्चों को ज़्यादा गोद में मत लें। हालांकि सारी रिसर्च प्रूव करती हैं कि वो इंडिविजुअल ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इन देयर लाइफ जो अपनी माओं से, स्पेशली मदर फादर से आपकी इंटेलेक्चुअल बीइंग आपकी डेवलप होती है, इमोशनल आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो आप मदर से लेते हैं। और जो बच्चे क्लोजली बॉन्डेड होते हैं अपनी माओं से,
वो हमेशा ग्रो अप होते हैं इन स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल तो हम एकेडमिक्स पे हम बहुत फोकस करते हैं, EQ हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अपने रिलेशनशिप, इवन आप प्रोफेशनली आप क्योंकि आपकी समझने की सलाहियत जो होती है लोगों को, वो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ से आती है। आप एम्पैथाइज कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं, फिर उन इमोशंस, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं, सामने के इमोशंस, सामने वाले इंडिविजुअल के इमोशंस को समझ कर फिर अपने आप को उस हिसाब से मॉडल कर पाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि एक तो माँओं का रिलेशनशिप, पेरेंट्स का रिलेशनशिप, नॉट जस्ट मदर्स, उनका स्ट्रॉन्ग हो, उनके बच्चों के साथ वक्त गुजारें। लेट्स से आप सोसाइटी को कंप्लेन कर रहे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, आजकल के हालात नहीं है कि आप बच्चों को बाहर भेजें, तो अपने घर में आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बजटिंग नहीं करें, छोटी सी लैडर लगा दें, घर में एक टेनिस बॉल और वो लेके बच्चों के साथ खेल लें, लेकिन उनको चॉइसेस दें, हेल्दी चॉइसेस दें। हमारे बचपन में हमने नौनिहाल पढ़ के हम बड़े हुए, साथ ही पढ़ के हम बड़े हुए, हमारे बच्चे वो पढ़ते हैं, हमने वो कभी ऑर्डर भी नहीं किया। कितनी घरों को मैं जानती हूँ, वो पहले मंथली आता था, वो एक आप वो रूटीन थी कि आप सब्सक्रिप्शन उस है तरह ही की नहीं, स्टोरीज आप कंप्लेन नहीं कर सकते अनलेस यू ऑफर देम दैट ऑप्शन। आपने वो ऑप्शन ही नहीं दिए कि उनकी मेंटल ग्रोथ हो सके, उनको अच्छी चॉइसेस मिल सकें। एंड देखिए हैबिट्स अर्ली ऑन डेवलप होती हैं। जब माओ को नजर आना शुरू हो जाता है ना, बच्चा रिबेल हो रहा है, सुन नहीं रहा, बात नहीं सुन रहा, वो 10-11 साल का हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अर्ली ऑन तरबियत करें। जिस वक्त 2 साल की उम्र में उसको आप फ़ोन दे के खाना खिलाने की कोशिश करें, उस वक्त आप उसको किताब या टॉय दे दें। असल में अब हमारी फैमिलीज में ना इंटरफेरेंस भी शायद बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो मदर कह देती थी ना अपने बच्चे को एक दफ़ा, ये भी है। तो वो सबका डिसीजन होता था। फिर ना उसमें फादर, ना दादा दादी कुछ इंटरप्ट करते थे, ना नाना नानी। अब हर एक सिखाने बैठ गया है कि भाई बच्चे को ऐसे पालो, बच्चे को ऐसे पालो। और जो हमारे मतलब जो हमसे और बड़े सबके हैं अपना उनका school अलग of thought माइंडसेट है, उनका अलग माइंडसेट है, हमारा कुछ अलग है। और आजकल की जो जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन जो हमारी आ रही है, तो वही है कि कम्युनिकेशन गैप इसीलिए बढ़ता जा रहा है कि अब हम लोग शायद एक दूसरे के जो मेंटली जो एक स्टेबिलिटी है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पा माँ का दर्जा ना अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बुलंद रखा है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, नथिंग ऑफेंसिव कि भाई बहुत सारे लोग शायद मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मदर अगर समझती है कि उसके बच्चे के लिए कोई चीज़ अच्छी है या अनहेल्दी है, सबसे बेहतर उसको अपना शी हैज़ टू पुट हर फुट डाउन, उसको फर्म होना पड़ेगा। आपको अल्लाह ताला ने कमज़ोर नहीं बनाया, आपको इतना बड़ा दर्जा दिया, आपको माँ बनाया है, तो आपको जब इतना बड़ा एजाज़ दिया है तो आपको उसको पूरा भी करना है ना। आप अगर कोई चीज़ देख रही हैं कि अनहेल्दी है मेरे बच्चे के लिए, लेकिन कोई इनकरेज कर रहा है, हैव टू गो फॉरवर्ड एंड स्टॉप दैट पर्सन। आप कब तक इस फेयर में रहेंगे? सबसे पहले तो आप माँ है ना, बाद में कुछ और हैं, तो आपको मजबूत होना पड़ता है। आप ये कह कर कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अच्छा, मैं बस तो एक और चीज़ देखी गई है माओ की जानिब से। अभी जैसे कि खतीजा ने कहा कि पहले ऐसे होता था कि माँ सिर्फ बोलती थी, जो दूसरे अदर जो पर्सन्स है वो नहीं इतना इंटरेक्ट करते थे, इतना नहीं इंटरप्ट करते थे। लेकिन आजकल अगर इंटरप्ट भी करें दूसरे तो माँ करने नहीं देती है, उनको बुरा लगता है, वो नहीं पसंद करती कि हमारे अलावा हमारे बच्चे को कोई बोले। और प्लस अगर कोई बोले तो वो कहती है कि भाई कंफर्ट और कोजी जो माहौल है उनको प्रोवाइड करती है, डू वट एवर यू वांट टू डू, मतलब ये कन्वीनियंस, क्योंकि वो खुद भी चाह रही होती है और वो चाहती है बच्चा अगर बिल्कुल कंफर्ट रहेगा तो मैं ऑटोमेटिकली रहूँगी। इस वजह से वो कुछ कह नहीं पाती हैं, उनको कहना चाह भी नहीं रही होती, वो कहती है डू वट एवर यू वांट टू डू। तो इस हवाले से क्या किया जाए कि मदर्स को जो है ट्रेन किया जाए कि भाई आप अपने बच्चों को डांटे भी, कुछ भी करें, आप भी थोड़ा सा लिफ्ट अप हो और वक्त दें, आप भी लिफ्ट अप हो और उनको भी करें। अच्छा, एक बड़ी मशहूर मिसाल है, टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक ज़माने में हम सुनते थे, जब मैंने बुक पढ़ी थी पेरेंटिंग की, जब मैं अपने बच्चों को रेज कर रही थी, अभी भी करी अल्हम्दुलिल्लाह, जब आई वाज टू डिलीवर, तो मैंने पढ़ी थी और मैंने देखा था कि पहले की बड़ी साउंड पर्सनालिटीज़ और जो मेंटल इश्यूज़ हैं बच्चों में कम होते थे उसमें। लेकिन उसमें जो हम जिस बात को वो कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, वो ये कि हमें इंटरफेरेंस जो है वो किसी ना किसी तरह हैज़र्डस हो जाती हैं, बट कई बार हेल्दी इंटरफेरेंस ज़रूरी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं सिखा पाते, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को सिखाते हैं, बिकॉज दे आर कैरिंग दिस हिस्ट्री, नॉलेज, विजडम। मेरे बच्चों की उर्दू बहुत अच्छी है, कभी कभी मुझे लगता है उनकी उर्दू मुझसे अच्छी है, इसलिए उन्होंने अपने नाना और दादी के साथ बहुत वक्त गुजारा। और उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं है, उर्दू एक पूरा कल्चर है ना, वो आपको अदब भी सिखाता है, गुफ्तगू भी सिखाता है, ठहराव भी देता है। लेकिन हम आजकल हम लोग भी बड़े राइट्स
बड़े रिजर्व्ड हो गए हैं, हम लोग छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड भी हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है कि भाई हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, दिस इज़ आवर जुरिसडिक्शन, हमें ही बच्चे को रेस करना है, कोई और क्यों बोल रहा है। आई थिंक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की हमें भी ज़रूरत है कि हम बच्चे, और देखिए इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ हम जा तो रहे हैं, विच इज़ हेल्दी इन अ लॉट ऑफ वेज, ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है, बट जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसके भी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। बच्चे रिश्ते निभाना सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं कि मेरे फादर अपने मेरे ताया से कैसे बात करें, कि वो अदब, वो लिहाज, आप बड़ों के सामने ऊंचा नहीं बोलना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कल्चर का पार्ट थी, जब ख़त्म होती जा रही हैं। बच्चे यूट्यूब देखते हैं और वही रिफ्लेक्ट करते हैं, और इवन ये चीज़ें हमारे करियर में भी काम आ रही होती है, क्योंकि वही घर से ही आपको कॉन्फिडेंस जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ रही होती हैं। तो उस्मान साहब आपसे ही सवाल कर लेते हैं इसके हवाले से कि स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट जो चीज़ होती है, एक बहुत मुश्किल काम है, अब नो डाउट बहुत मुश्किल काम होता है कि डिसिप्लिन रहना, टाइम मैनेज करके रहना, आइदर वो आपका काम है, फैमिली है, जो भी। बिजनेस के हवाले से टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए, बेसिक अगर हम कुछ समझ सकें? जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं इसमें इनपुट दे दूं जो आप लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। जी जरूर, इसी से रिलेटेड है वो भी। देखिए, लर्निंग बिहेवियर के अंदर जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर हम इस वक्त सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड और बिहेवियरल रैंकिंग करते हैं ना, तो जापानीज़ को अगर आप उनको स्टडी करते हैं ना, तो फिर आपको पता लगता है कि उनका जो सोशल गैदर टाइम होता है ना विद इन फैमिली, वो कॉमन होता है। वो ईच इंडिविजुअल मी टाइम नहीं होता, वो कॉमन होता है। स्क्रीन टाइम उनका कॉमन होता है, रीडिंग टाइम उनका कॉमन होता है, गैजेट्स टाइम उनका कॉमन होता है। बाप बेटे के साथ, माँ बेटे के साथ, बहन भाई आपस में गेमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, रीडिंग बुक्स शेयर कर रहे होते हैं। तो ये लर्निंग हैबिट जब आप लोगों में डेवलप कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनका मी टाइम हेल्दी हो जाता है वक्त के साथ साथ। बिल्कुल, उनको पता है कि अब ये मुझे पूरे दिन में एक दफ़ा बुक रीडिंग करनी है, या जो स्क्रीन टाइम है वो शेयरिंग करनी है। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रहा है कि हर रूम के अंदर सेपरेट टीवी है, हर रूम के अंदर, तो आपके कंट्रोल तो खुद वीक होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और समझने की है कि जिस एज में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बचपन के अंदर हमारा घर के अंदर रोल मॉडल हमारा बाप होता था, हीरो बाप होता था, बहन के लिए भाई होता था, बेटी के लिए माँ होती थी, ठीक है। अब आज किसी से आप पूछ ले तो वो हंसना शुरू कर देंगे, माँ किधर से, उनको तो कुछ पता नहीं है। तो ये जो बाउंडिंग है ना, आपकी इंटरनल बाउंडिंग जो है, ये क्यों वीक हुई, ये कंट्रोल क्यों वीक हुए? ये इसलिए कि मुझे मेरे मी टाइम का तो पता है, लेकिन मुझे मेरी वालदा या मेरे उस सिस्टम के मी टाइम का नहीं पता, या एहसास ही नहीं है जो पूरा घर का सिस्टम चला रहा है, यू नो। तो वो एक बात याद रखिएगा, ये मैं अक्सर कहता होता हूँ, जो बात किसी की तबीयत में ना नजर आए ना, तो समझ लें उसकी तरबियत में नहीं है। वाह, बिल्कुल। जो बात किसी की तबीयत में नहीं है, समझ लें कि उसकी तरबियत में नहीं है। जबरदस्त। तो जब तरबियत के अंदर ये चीज़ होगी ना, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मैं रैंक करता हूँ ना अगर, तो वो लॉ ऑफ शेयरिंग है। बिल्कुल। जब मुझ में और आप में शेयरिंग का मादा आ जाएगा ना, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, कि टीवी या स्क्रीन टाइम भी शेयर करना है, रीड टाइम भी शेयर करना है, ईट टाइम भी शेयर करना है, तो वो जिन कौम की हम बात कर रहे हैं ना, उनके बच्चों की हैबिट्स क्यों डेवलप होती है कि उनके जो गैदर टाइम होते हैं ना, वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, वहाँ पे वो मैनर्स सीखते हैं। हम जागते हैं जब हमें कुछ होता है तब, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम उस एज पे, जिस तरह से हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट वाई हम जब बात करते हैं बिजनेस की, तो हमें वहां पे क्यों याद आता है टाइम मैनेजमेंट? तो आपको इस वक्त अंडर मैट्रिक स्कूल से ही बच्चों को समझा देना चाहिए। ये जो मिस तुबा इतनी बात कर रही हैं, आप लोग इतनी बात कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, ये बच्चों के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत इनको है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं जब आफ्टर 40 जब मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी तो गुजर गई, तो मेरा आंसर क्या होगा? इतनी हेल्दी डिस्कशन के बाद, इतनी हेल्दी काउंसलिंग के बाद मेरा आंसर क्या होगा? मैंने तो जी जो गुजार ली, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जैसे किसी ने कहा ना कि जी स्मोकिंग यू नो किल यू, तो मैंने कहा कि हाँ वो डॉक्टर भी यही कहता था, वो मर गया, मैं तो जिंदा हूँ। ऐसा होता है, ठीक है। तो यू नो वो आपका जो बाय एंड सेल का कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म हो जाता है वहां पर, जब आप
आपके अंदर वो हैबिट। अच्छा डॉक्टर साहब ने टाइमिंग की बात की, देखिए टाइम मैनेजमेंट जो है ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज के दिन में भी इस चीज़ का एहसास है कि कुछ जगहों के ऊपर मेरी टाइम मैनेजमेंट इसलिए ख़राब है, और मैं कम से कम बाकी लोगों से बेहतर शायद इसलिए हूँ कि मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा जो है वो नहीं हो पा रहा और कौन सा मेरा प्रोडक्टिव टाइम है। लोगों को ये पता ही नहीं है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगेन, दुनिया की एक बहुत बड़ी टॉप ऑफ द लिस्ट मल्टीनेशनल कंपनी की एक सीईओ की किसी ने ट्रेनिंग की। अच्छा, एक ट्रेनर ने एक कंपनी की सीईओ की ट्रेनिंग की, और वो जो खातून है वो टॉप 50 सीईओज के अंदर वर्ल्ड में आती हैं, खातून है। तो उनकी उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग ये की कि जी 8 घंटे जो इतना हम सर पे सवार रखते हैं अपने काम को, जरा इसको बाइफरकेट तो करें। आप करते हैं कि 8 घंटे के अंदर। बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने वो आइडिया बाय किया, और उन्होंने क्योंकि वो टॉप पे थी तो उन्होंने डाउन द लाइन उसको वो किया, और उन्होंने ये कहा कि जी आप सब लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जो पूरा दिन आप काम करते हैं ना उसको आप नोट डाउन करना शुरू करें, और फिर उसमें देखें कि आपके पास प्रोडक्टिव टाइम बचता कितना है और आप कितना टाइम तो वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आप बिलीव करेंगे कि पहले 2 घंटे के अंदर ही लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि हम तो कुछ करते ही नहीं है। अब जब आप एक्टिविटीज को टाइम बाउंड करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि ओहो ये क्या हुआ, ये तो मेरा काम था ही इतनी देर का। खाली इस 5 मिनट के काम करने के लिए जो मैंने 25 मिनट की अदर एक्टिविटीज परफॉर्म की है ना। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारे बचपन की ले लें। नहीं मामा तब पढ़ेंगे जब मेरे पास टेबल होगा, रीडिंग टेबल होगा, जब मेरा लैंप लगेगा, जब मेरे पास, मैं तो सबके सामने नहीं मैं पढ़ सकता, मुझे मैंने 25-30 मिनट तो इन सारी चीजों को असेंबल करने में लगा दिए, और 5 मिनट के बाद ही मैं सो गया पढ़ते पढ़ते ही, यू नो। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इज यू नो वेरी, और ये हमारी डिसिप्लिन लाइफ के अंदर भी डिसिप्लिन में आना चाहिए, यू नो। तो ये जो चीज, अच्छा कुछ लोग हैं जिनकी टैगलाइन होती है, यकीन करें आप किसी का नाम लेना, अगर मैं आपके किसी का भी एक नाम लूं तो आपके उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ना टॉप ऑफ द माइंड आपके आ जाएंगे, फौरी तौर पे आ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। इसी तरह जब आप किसी प्रोफेशनल का या किसी इंडिविजुअल का नाम लेते हैं ना, तो उसके जो टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो लोगों के माइंड में आते हैं कि इसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बिल्कुल। जिस तरह यहाँ पे आने से पहले किसी ने मुझे क्रॉस चेक किया कि पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, उन्होंने कहा नहीं उस्मान साहब लेट नहीं हो सकते, बिकॉज ये तो उनकी सबसे खूबी है कि वो कभी यू नो वो मैनेज करते हैं, वो चीज़ों को प्लान करते हैं। तो इसी तरीके से हर इंडिविजुअल की चीज़ें हैं। मैं अगर कोई टास्क आपको देना चाहूँ 5 लोगों में से, और हम एक फैमिली है और हम वी नो ईच अदर, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन कब कि मैं इवन मैंने पानी का गिलास भी मंगाना है ना, तो मुझे पता है कि जी मैंने इनको तो नहीं कहना, ठीक है ये तो जाएगी, और हम घर में भी अमून ये बात है, ये तो जाएगी और जाके सो जाएगी, मैं तो प्यासा ही रह जाऊंगा, यू नो। तो इसी तरह हर इंडिविजुअल के साथ कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लोगों के टॉप ऑफ द माइंड में उनके फिक्स होते हैं और वो जगह लेके चलते हैं, एंड दैट इज योर परसेप्शन। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से उस्मान साहब आपने हमें बताया, और दिमागरानो ची चेहरे मुझ खबर का लगे दी टाइम मैनेजमेंट पर हवाले हो वले ना यो संदरा वारवदी रहीम शाह पजाक के और बेवलदा राजी प्रोग्राम वक्त बा कंटिन्यू को मुझ शाता जो ऑफ द कैमरा खबर कवर लगे वो दिमाग जुड़ा वाई लगे थे कि लश यो 2 घंटे टाइम दी नोर एक्सटेंड दी सी दी नन शोक चीत मुझ हगवाड़ा खबर तासो सरा दी हाँ वकु चूने हाँ डिस्कशन मुझ को लगे और तासो दी हाँ हगवाड़ा खबर इज्दा हाँ कई और अकबल जवान के दी हाँ अप्लाई कई। तो तूबा मैं बहुत दिल से चाहती थी कि हम लोग जो ये सबसे ज़्यादा हमारे एक थोड़ा सा टैबू टॉपिक हो जाता है कि भाई हम वुमेन हेल्थ के हवाले से उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से हमें ज़रूरत है बात करने की। हम डिपेंड कर रहे होंगे कि भाई जनरली हम किसी मैगजीन में टोट के पढ़ के सब कुछ डिसाइड कर लेंगे, या फिर रैंडमली हमें किसी इधर उधर से पता लग गया कि इस उम्र में जो है औरत ये खा ले वो पी ले वो कर ले तो सब सही हो जाएगा। स्पेसिफिकली मीनोपॉजल वुमेन जो होती है, जो कि हमारे यहाँ 40 के बाद अब होने लग गई हैं। वैसे तो अगर मेडिकली देखा जाए तो 50 साल की उम्र के बाद होती थी मीनोपॉज वाली औरत, वो औरत कि जिसमें अब हैज़ जो है वो नहीं होगा, हैज़ की बीमारी नहीं हो रही होगी।
तो उस औरत के लिए क्या खाना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि वो प्री मेनोपॉजल स्टेज जो होती है, जो शुरू के कुछ साल होते हैं, कि वो टाइम होता है कि जब उसकी वो हड्डियां भी कमज़ोर होने की तरफ जाएंगी, मेंटली भी वो डिस्टर्ब होने लगेगी। तो उसके हवाले से हमें कुछ एक अच्छी जो सिंपलेस्ट हमारी जो अर्बन एरियाज़ वाली प्लस रूरल एरियाज़ वाली दोनों ख़वातीन जो हमारे देहाती इलाकों में होती हैं या शहरी जो होती हैं, वो आराम से उस चीज़ को फॉलो कर सकें, उसके हवाले से कुछ बता। अच्छा, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन मैं बात कर लूँ कि हमारे दिमाग में यही है कि जो मेनोपॉज का टाइम है वो 50-51 यूजली पाकिस्तानी ख़वातीन में होता है, लेकिन और उसमें फिर हमें नज़र आना शुरू हो जाता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, डिफरेंट बीमारियाँ लग रही हैं, हार्ट इश्यूज़ और डायबिटीज़ भी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके सिम्टम्स 8 साल पहले से शुरू हो जाते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 50 साल की होंगी तो ये सिम्टम नज़र आएंगे। और अर्ली मेनोपॉजल बहुत कॉमन, अर्ली मतलब वक्त से पहले हो जाना, वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। और ये देही इलाकों में भी है और शहरी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है। तो उसके मेरे पास आती हैं बहुत सारी अर्ली मेनोपॉज के साथ 20s में भी, एंड इट्स वेरी कॉमन देन यू कैन इमेजिन। हर 5वीं-6वीं बच्ची के साथ ये इशू डेवलप हो गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको, और हम हमेशा जिस्मानी चेंजेस की बात करते हैं ना कि जिस्म कमज़ोर हो गया, ये सारे मसले हैं, लेकिन पहला आपका मेंटल होता है। सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आपकी जहनी सेहत को असरअंदाज करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अवेयर हों। आपको पता ही नहीं होता, समटाइम होता है मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है बिला वजह, मुझे क्यों रात में नींद नहीं आ रही, मुझे क्यों हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, क्यों मेरा दिमाग, एक तो फॉग, आपके माइंड मेंटल फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उलझन का शिकार, आप भूलने लगते हैं। एक खातून से आप रोज़ाना मिलते हैं, वो सामने बैठी हुई है, आपको नाम नहीं याद आ रहा होता। और ज़रूरी नहीं कि आप 50 की हो तो ये हो, ये 30s में ख़वातीन को होने लगता है ये सारे सिम्टम्स। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि ये सिम्टम्स हैं जो मेरे साथ होते हैं, जिसमें आपको नींद कम हो जाती है, फ्लैशेस होते हैं, आप ज़हनी तौर पे कमज़ोर होने लगते हैं, एक होता है ना बर्दाश्त की ताकत, वो कम हो जाती है ओवरऑल औरतों में, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो और साथ में इसकी अवेयरनेस की मर्दों को बेइंतहा ज़रूरत है। उनके आप पार्टनर हैं, सबसे ज़्यादा वो आप पे डिपेंडेंट हैं, आप ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारें, आपकी फैमिली उन पे डिपेंडेंट है, बच्चे आपकी बेगम के साथ ही ज़िंदगी गुजारें, आप उनको समझ पाएंगे, उनका सपोर्ट सिस्टम बन पाएंगे, तो वो इस सारे जो को अल्लाह ताला ने पीरियड जो दिया है वो उसको बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर पाएंगी। तो मैं ख़वातीन को हमेशा कहती हूँ कि जब आपकी बॉडी में ये चेंजेस आ रही हैं और आपको जहनी तौर पे तब्दीली फ़ील हो रही है कि आपको रोना बहुत आ रहा है, तो आप बात कीजिए। सबसे पहले आप अपने पार्टनर को अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि सब मेरे साथ हो रहा है और मे बी आई एम गोइंग टूवर्ड्स मेनोपॉज़ल, तो आई नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले तो अपने हाइजीन अच्छी कर लें ओवरऑल डे की। सारी गलत एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा एक जगह बैठे रहना, बहुत ज़्यादा एक जैसे नेगेटिव ड्रामे देखना है, नेगेटिव लोगों से मिलना, वो कम से कम कर दें। नींद को सबसे प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन आपके सारे नींद में अगर आपको मज़ीद बुराई मतलब अपने जिस्म के साथ मज़ीद ज़्यादती करनी है तो आप नींद कम कर दें। मैं नींद पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि मेजॉरिटी आजकल 4 घंटे की स्टैंडर्ड नींद हो गई है शहरों में रहने वाली ख़वातीन की, विच इज़ वेरी हार्मफुल। आपके जो हार्मोन्स जो अभी बाकी हैं, एक तो एड्रेनलाइन हार्मोन्स भी होते हैं, जब आपके एस्ट्रोजन लेवल जो कि गिचुस या ओवरी से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं, जब उनका लेवल कम होता है तो एक और अल्लाह ताला ने एक और सिस्टम ही हमारे बॉडी में क्रिएट किया हुआ है। अगर आप बहुत एक्टिव हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं, खुश रहती हैं, तो वो वाले हार्मोन्स आपको सपोर्ट दे देते हैं उस टाइम पे। आप देखती हैं कुछ ख़वातीन 40 और 50 में भी बहुत एक्टिव और बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बिकॉज उन्होंने लाइफस्टाइल अपना ऐसा किया हुआ होता है। उसमें अच्छी नींद सबसे पहले तो, उसके साथ अच्छा साफ़ सुथरा खाना और कम खाना। सेहत की ज़मानत नहीं है ज़्यादा खाना, वेदर यू आर एन एथलीट, वेदर यू आर अ वुमेन और मैन, इवन आप बिल्डर भी हैं अगर बहुत अच्छे, तो आप, और सबसे कम क्या कर देना है आपको, बुरे वाले फ़ैट्स जो कि तेल में होते हैं और फ्राइड खानों में होते हैं, और इसके साथ बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। देयर 2 काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स लें जो कि कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, जो मुश्किल से थोड़ा सा मल्टीग्रेन होल फूड में होते हैं वो, और मैदे से बनी हुई चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दें, बेकरी जाना कम से कम कर दें। तो अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स को ज़िंदगी में ऐड करें, विच इज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब, और रोटी चावल और मैदे से बनी हुई चीज़ों का कम से कम, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, चेंज करने की ज़रूरत है, और उनकी मिकदार कम कर दें। प्रोटीन बढ़ाएं, क्योंकि अब आपका मसल मास जा रहा है बॉडी से, लेकिन एक हद तक बढ़ाइए। प्रोटीन करने के बाद वी सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स कमिंग टू अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फेलियर्स, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रोटीन इनटेक कर लेते हैं कि उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फिर वो रीनल फेलियर और दूसरे मसाइल की तरफ चले जाते हैं। तो जितना आप माशाल्लाह सबके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे जाइए, अपनी एज डालिए और डालिए रिक्वायरमेंट्स डेली। अब आप रोज़ाना तो गिनती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रोटीन
कि कोई भी गोश्त से बनी हुई चीज़, मछली से बनी हुई चीज़ या दालों से या बीन से बनी हुई एक भी आप ले लेते हैं सप्लाई, एक बोल ले लेते हैं, एक पाव का कह लें 250 ग्राम का आप ले लेते हैं इनटेक, आपके लिए बहुत है अच्छी बॉडी के लिए। और सबसे पहले खुश रहिए, पॉजिटिवली चीज़ों को देखिए। मेरे फादर बहुत अच्छी मिसाल देते हैं और मैं अपने बच्चों को देती हूँ अक्सर वो, कि आपने चश्मा लगाया हुआ होता है ज़िंदगी भर, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ रंगों के चश्मे होते हैं, आप लगा लें पॉजिटिविटी का चश्मा। कोई भी चीज़ आपके आसपास हो रही है उसको पॉजिटिवली देखिए, आप उसमें से सोचिए कि उसमें से क्या अच्छा निकल सकता है और मैं उसके साथ क्या अच्छा कर सकती हूँ। हर चीज़ को हमारे कल्चर डेवलप है कि हम हर चीज़ को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। बिल्कुल ओ माय गॉड, अच्छा बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा रो रहा है, मे बी ही नीड समथिंग बेटर। एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए उसको, मामा की अटेंशन चाहिए, आप उससे अच्छे से इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। इफ योर हस्बैंड कमिंग होम इन अ बैड मूड, मे बी इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बेटर इन योर होम। कुछ अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लीजिए, कोई अच्छी सी डिश बना लीजिए। तो फाइंड एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। हर चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पे। दूसरा, फाइंड पर्पस। हमारे यहाँ ख़वातीन ना एम्प्टीनेस सिंड्रोम की, बिफोर वी रैप अप मैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम की बात करूँगी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं तो आपको फ़ील होता है कि मैं अकेली रह गई हूँ, मेरी ज़िंदगी का तो कोई पर्पस ही नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ। तो अपनी ज़िंदगी का अलग से भी अदर देन योर, जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आप सोसाइटी में बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी तरफ आइए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप अपनी कम्युनिटी में ही सपोर्ट ग्रुप बना सकती हैं जहाँ ख़वातीन अपने एक्सपीरियंस, एक 40-50 साल की औरत कितने मराहल से गुजरी होती है, बिल्कुल आप इस तरह का सपोर्ट ग्रुप बना सकती हैं। अपनी जैसी ख़वातीन से मिलिए, अच्छा वक्त गुजारिए, एंड अगेन एड पर्पस टू योर लाइफ। और मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे एक्चुअली टैबू बना हुआ है मेंटल हेल्थ को लेके ना, हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को इतना सीरियस लेते नहीं हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई मेंटल इशू है तो यू शुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। तो इस बारे में आप हमें क्या कहना पसंद करेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ ये है कि हम हीलिंग पे फोकस नहीं है। किसी भी ट्रॉमा या कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं तो हम उसको दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, उस बारे में बात नहीं करते, हमें शर्म आती है बात करते हुए। होता है कि जब आप छुपाते हैं तो वो दर्द कम नहीं होता है, आप उसको नम करते हैं। लेट्स से आपने कोई ड्रग ले ली या उसको आपने डिस्ट्रैक्शंस इधर उधर कर लिया, आपको अफसोस नहीं हो रहा है, उस वाक़े को आप याद करके रो नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं सेटल डाउन हो चुका है और वो आपके डिफरेंट बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आज आप सोचते हैं कि अगर मेरे हस्बैंड लेट्स से कोई नॉर्मल बात की, उस पर मैंने इतना क्यों रिएक्ट किया है, बिकॉज इट्स योर सबकॉन्शियस वर्किंग, वो समवेयर इन योर सबकॉन्शियस इट्स देयर। और अगर आप उसके लिए कोई हेल्प सीख नहीं करेंगे, उसका इस हर चीज़ को क्योर की इलाज की ज़रूरत है, उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो ज़िंदगी भर वो बैगेज आपके साथ कैरी होता रहेगा और बाद में जाकर समटाइम्स वो किसी क्रॉनिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है या फिर आपके नेगेटिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है, आप खुद टॉक्सिक हो जाते हैं। बिल्कुल, एंड यू डू नॉट वांट दिस हैपनिंग टू योरसेल्फ। और फिर टॉक्सिसिटी सिर्फ आप आपके लिए नहीं होता, आपके आसपास आपके बच्चे के लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, आपकी फैमिलीज उससे इफेक्ट हो रही होती हैं, आपके रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो उन बैगेजेस को प्लीज मत कैरी करें। आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं जो कि आपके आने वाले जिंदगी को बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्ट करते हैं। तो बात ज़रूर करें, और अगर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं सीख कर सकते तो एटलीस्ट टॉक टू द पीपल हु आर क्लोजर टू यू एंड यू थिंक दे आर वाइज and they can at least listen to your problems, not guide you but listen to your problems at least. सर, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, मैं चाहूँगी कि आप जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे हमारे बिजनेस हैं, जो चाहे हमने वो बहन भाइयों ने मिलके शुरू किए हों, सिर्फ ऑनलाइन के हद तक हों या छोटे मोटे उसके आउटलेट्स भी बन चुके हों, तो उनको बेसिक टिप्स अगर आप कुछ देना चाहें, मार्केटिंग, ब्रांडिंग या फिर जिस तरह से भी उनको अपने प्रोडक्ट को जो है दुनिया को शो करना चाहिए, वो चीज़ बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहले ये है कि जो भी आपका बिजनेस है ना, उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें, ठीक है ना, मार्केट में जाके देख लें और सारे टीम मेंबर्स जो भी है उसमें जिनका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आइडियाज़ देखें इसी तरीके से आते हैं। और दूसरा कि जो ऑलरेडी उस फेजेस से गुजर चुके हैं ना, उनके डू एंड डोंट्स चेक कर लें, सक्सेस और फेलियर, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो और कहाँ जाके आपने स्टार्ट लेना है। पहली चीज़, आपको आपकी प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस जरूर पता होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के किसी भी बिजनेस के लिए, खास तौर पे जो होम बेस्ड बिजनेस होते हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता होता कि इसकी कितनी नीड है। क्योंकि मेरा एक स्किल सेट है कि मुझे पकाना बहुत अच्छा आता है
और मैं तो मैं कहूँगा मैं यही बिजनेस कर लूँ, तो खाने वाला कोई ना हो, और मैं तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपको आपकी जो नीड आइडेंटिफिकेशन है ना बिजनेस की, पहले तो वो पता होना चाहिए टारगेट ऑडियंस का, उस जिसे कहते हैं कि जहाँ तलब है वहीं जी बिल्कुल। और दूसरा, प्रोडक्ट के ऊपर जो मेहनत करने की जरूरत होती है ना, लोग क्या करते हैं कि पहले दिन से ये सोचते हैं कि जी हमें प्रॉफिट कितनी देर में आ जाएगा, प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस होता है। ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सिंगल आउट होनी चाहिए सबसे पहले तो। अब इसमें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे अभी किसी ने एक न्यूली सेटअप है, होम बेस्ड सेटअप है, उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है कॉस्मेटिक की, क्योंकि मेरी बहुत एक पीछे बैकग्राउंड है इस प्रोडक्ट लाइन का, तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ें भिजवाई कि सर आपका क्योंकि एक बैकग्राउंड है तो प्लीज़ इसको यूज़ करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। एक सोप था, एक उनकी क्रीम थी विंटर से रिलेटेड। तो मैंने उनको इंस्टेंट फीडबैक दिया, और मैंने इमीडिएटली जाके, क्योंकि मेरे पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैंने उनको बताना है, तो मैंने उस पर जाके इंस्टेंट फीडबैक दिया। उनका सोप बहुत आला था, मैं ये टिप्स के तौर पे बता रहा हूँ, सोप बहुत आला था। लेकिन देखिए, जब आप सोप की बात करते हैं, आप अपने बेडरूम की बात करते हैं, आप अपने उसकी वॉशरूम की बात करते हैं, तो जो फ्रेगनेंस है ना, गुड और बैड वाला जो इम्पैक्ट है, आप एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उनके सोप की जो लादरिंग थी, लादरिंग कहते हैं जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो जो झाग बनती है, और वैसे टेक्निकली अच्छे साबुन के अंदर जब आप एक दफा बात लेते हैं ना, तो 5 ग्राम कंजम्पशन होती है, वो घुलता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसकी लादरिंग पर डिपेंड करता है। सोप वाज वेरी गुड। द ओनली इशू विद दैट सोप इज उसकी जो फ्रेगनेंस थी वो फ्रेगनेंस नहीं थी, वो फ्रेगनेंस लेस था, क्योंकि इसमें कास्टिक डलता है। तो एक आफ्टर सर्टेन टाइम जब उसको पानी लगता है तो कास्टिक की एक अपनी स्मेल होती है, तो वो आपके पास कितनी अच्छी फ्रेगनेंस भी वॉशरूम के अंदर अच्छे आपने लगाए हुए हो जगह जगह, लेकिन वो उस कास्टिक की स्मेल सबको क्या कर रही थी, ओवरलैप कर रही थी, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले ये चीज ढूंढने चाह रहा था कि मेरे वॉशरूम में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो मैंने फाइंड आउट किया, अच्छा ये सोप की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही। तो मैंने एक इंस्टेंट फीडबैक उनको ये दिया कि आपने इसमें फ्रेग्रेंस नहीं डाली हुई, तो प्लीज इसको चेक करें। ऑन अदर साइड जो उनकी विंटर क्रीम थी, दैट वाज अमेजिंग। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की कोई प्रोडक्ट मार्केट से भी इवन बाई करके नहीं इस्तेमाल की, जितनी लॉन्ग लास्टिंग और जितनी अच्छी, क्योंकि 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वजू भी करते हैं, तो उसकी जो लास्टिंग थी वो इतनी देर तक थी कि मैं अमेज्ड हो गया। और मैं अब एक तो मैंने उसको वो खुद, दूसरा मैंने उसको प्रोडक्ट को ट्रायल करवाया, और मैंने जहां जहां उस प्रोडक्ट को ट्रायल करवाया मुझे उस खातून के लिए वहां से ऑर्डर्स मिले उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। तो अगेन उनके लिए फीडबैक यही था कि जब आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें पता लग जाती है ना, तो फिर इसको आप इंप्रूव करें। आपने क्या वन टाइम सेल करना है या रिपीटेडली सेल करना है? अगर तो आपने वन टाइम सेल करना है तो आप खुश हो जाएं कि आपने इस पे से 10 रुपए बचा लिए। लेकिन अगर आपने इसको रिपीटेडली सेल करना है तो फिर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करके फ्रेग्रेंस ऐड करनी होगी ताकि आपको रिपीट आए। इसी तरीके से जो लोग घर पे काम करते हैं ना, उसकी जो ब्रांडिंग है और उसकी जो पैकेजिंग है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर वो काम नहीं करते। तो खुदारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये आप अपना जब ब्रांड एक बना लेंगे, उसकी एक पहचान हो जाएगी, लोगों को अच्छा लगेगा। और हमेशा प्रोडक्ट लोगों को वही अच्छी लगती है जब वो अपने लिए पसंद करे और वो किसी को गिफ्ट देने के लिए पसंद करे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ ये कि आपकी जो मार्केट प्लेस है ना, वेयर टू सेल। देखिए, प्रमोशन के अगर 4P या 5P 6P का कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले तो प्रोडक्ट होनी चाहिए, फिर प्रमोशन होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर प्लेसमेंट होनी चाहिए, फिर उसके ये सारी चीज़ें जो है ये तब जब आपकी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ही लोगों को नहीं होगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक फूड फेस्टिवल के अंदर मैं क्लॉथिंग लेके बैठ जाऊं तो थोड़ा सा हटके तो होगा। हाँ, अगर कोई कॉमन उसमें लगे हुए स्टॉल्स तो ठीक होगा। तो वहां पे फूड फेस्टिवल के जो व्लॉगर या जो बायर्स आएंगे वो फूड से रिलेटेड आएंगे। अब अगर आपका कोई क्लॉथिंग वहां पे पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे कि यार वहां तो जगह जगह लोगों का रश लगा हुआ है, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि क्लॉथिंग ना कोई फ्रेग्रेंस है, ना कोई किसी का पेट भरेगा उससे। आपकी बात इतनी अच्छी समझ में आई उस्मान साहब कि हम अपने शो में थोड़ा सा फ्रेग्रेंस लाने के लिए हमारे पास म्यूज़िक है, और हम आपको इस वक्त म्यूज़िक सुना के हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कितनी अच्छी तरीके से आपकी बात समझ चुके हैं। मैं
प्रोड्यूसर साहब से ज़रूर ख्वाहिश करूँगी कि इस वक्त एक बलूची ट्रैक ज़रूर होनी चाहिए, मैं अपने गेस्ट को सुनाऊँ, डेडिकेट करती हूँ। तो अख्तर जलाल का एक खूबसूरत सा ट्रैक है, आके एंजॉय करते हैं। जी गुल चारुक आइशा तम में मर्ची ट्रैक प्रोग्राम सक्का वशरा गाएँ गुबानुक तूबा और सर जो उस्मान साहब हैं वशी मोटिवेशनल स्पीकर और शिवल ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है आई गो वशी वशी अम्मा बरुत्रान का नगाए था सक्का वशत ये प्रोग्राम नुती वाइंड अप है मगर हो गए तो हसन सर कैसा लगा आपको बलूची सॉन्ग? और जो दूसरा वाइंड अप होने से पहले सिमल सर से लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी। अभी सर ने बात कर रहे थे ब्रांडिंग और मार्केटिंग की, तो सर ब्रांडिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस सबसे पहले आप बताते चलें क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म में कौन सा ज़्यादा करामत होता है, ब्रांडिंग या फिर मार्केटिंग? देखिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग इन अ कॉमन वर्ड तो समझ लें कि आप लोगों के लिए, आम फैम लोगों के लिए तो सेम ही है कि जी वहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है, मतलब कोई एक सेल स्टार्ट हो रही है तो जी उसकी ब्रांडिंग हुई हुई है, उसके स्टीमर लगे हुए थे अपने पोल्स के साथ लगे होते हैं। मार्केटिंग के टर्म के अंदर वो एक मार्केटिंग का टूल है स्टीमर। ठीक है। मार्केटिंग के अंदर
आप बेसिकली लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। ब्रांडिंग, अगेन ब्रांडिंग के अंदर आप लोगों के लिए अपने ब्रांड से रिलेटेड लॉयल्टी क्रिएट करते हैं कि ये ब्रांड है जो आपके टॉप ऑफ द माइंड आता है, और इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो नंबर ऑफ इवेंट्स या जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो मार्केटिंग होती है। अच्छा अच्छा कि बार 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 आज से पहले किसी ने सोचा था कि एक इतना नेचुरल रिसोर्स पानी भी कोई खरीद के पिएगा? यू नो, तो वो सारी एफर्ट किसी एक कंपनी की थी, बाकी कंपनियों को सिर्फ ब्रांड बनाने पड़े इसकी मार्केटिंग या अवेयरनेस के ऊपर कि मिनरल वाटर भी कोई चीज होती है, वो नहीं करना पड़ा। यू नो, तो ये जो ब्रांडिंग होती है ना, वही इसको स्पेसिफिक नाम दे के टैग करना। अब विद इन सेम कंपनी मल्टीपल ब्रांड्स हो सकते हैं। मैं थोड़ी सी एक आपको इसकी सिर्फ वो बता देता हूँ। एक ब्रांड होता है जो बाय नेम जाना जाता है, जिस तरह मैं और आप ब्रांड हैं, उस्मान इब्राहिम सन ऑफ ये, और मेरा फिर एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है NIC का, इससे मेरी पहचान है। ठीक है। अब इस तरह के नाम, उस्मान के नाम के लोग मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन सेम NIC नहीं हो सकता। तो मैं इससे सिंगल आउट होता हूँ। तो ब्रांड जो है वो इस तरीके से सिंगल आउट होता है, आपका माइंड शेयर लेता है, आपकी लॉयल्टी लेता है और आपकी चॉइस बनता है। ठीक है। मार्केटिंग जो है अगेन वही कि उस मल्टीपल ब्रांड में से जो अपने ब्रांड की मार्केटिंग या अवेयरनेस अच्छी कर पा रहा होता है कि लोग उसको एक्सपीरियंस करें। Basically, it's all about the experience of product, experience of idea, experience of services. ये buy and sell by nature है, ये दुनिया का कानून है। बाप कहता है, बेटा मान लेता है। उसने सेल किया, उसने बाय कर लिया। You know, तो ये जो बेसिकली एक्सपीरियंस है ना, कि मैंने इनकी बात हमेशा मान के मुझे फायदा ही हुआ, तो ये बेसिकली जो है ना, अगेन सर उस्मान, बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रमोशन या उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई भी होती, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और कुछ लोग जो है ना, क्योंकि उन्होंने शायद उसको यूज़ किया होता है, तो फिर वो ये नहीं देख रहे होते कि उसके कितने जो है ना लेबल लगे हुए हैं, कितने उसके बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो प्रोडक्ट ले चुका होता है। तो लॉयल्टी जो एक होती है, जैसे आपने ब्रांड की बताई है, अच्छी वैल्यू ऑफर कर रही है। तो वो कुछ, क्योंकि मैंने देखे हैं कि बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं, मतलब कोई खास मार्केटिंग नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ जाते हैं, और वो इतने पुराने पुराने ब्रांड्स हैं कि अभी तक जो है ना वो चल रहे होते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि असल चीज़ लॉयल्टी ही होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट इस काबिल है कि लोग उसको यूज़ करके फ़ायदा हासिल करें, तो आई थिंक उसको मार्केटिंग की ऐसे इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। क्वालिटी बेसिकली वो लोग मेंटेन करते हैं, और वो फिर देखें अगेन क्या होता है कि वो एक एरा से निकल के दूसरे एरा में ट्रांसफर होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे नेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मतलब सिरप ले लें, अभी रमजान आएगा, तो टॉप ऑफ द माइंड आपके रेड सिरप कौन सा माइंड में आएगा? बिल्कुल। तीसरी चौथी नस्ल भी वो इस्तेमाल कर रही होगी, उनका दूसरा तीसरा ज़हन ही नहीं जाएगा उस तरफ। इसी तरीके से सोप्स हैं, इसी तरीके से बहुत सारी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो जो ट्रैवल करती है ना सर, इसलिए कि देखें, एक तो ये कि वो ट्रेडिशनल जो उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई हुई है, लॉयल्टी इंटैक्ट है कस्टमर की, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बाय द टाइम ग्राई नहीं है, मेंटेन की हुई है। दे वर नॉट टुवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल बट द सस्टेनेबल, कि जी वो कस्टमर रिटेंशन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनका मार्केटिंग पे कोई बिलीव नहीं है। सही बात है। तूबा, हम हमेशा हेल्दी रूटीन की भी बात कर रहे हैं, हमें क्या लेने की ज़रूरत है, हर चीज़ की बात हमने कर ली। हम अनहेल्दी हैबिट्स जो हमारी है ना, हम उस चीज़ को कभी पॉइंट आउट उतना अच्छे से कर ही नहीं पाते, ना जाके हम लोग पूछते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है हाँ सही है, सिर्फ हेल्दी जो बता दिया हम लोग वही फॉलो कर लेंगे, हो जाएगा ठीक। जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो आपने एक अपनी पेशेंट का जो सिनेरियो बताया कि उन्होंने स्लीपिंग पिल्स वाली आदत से वो निकल आई, जान छूट गई उनकी। तो ये एक हमें बहुत क्लियरली पता है कि ये बहुत बुरी आदत है हमारे यहाँ के लोगों में जो डेवलप होती जा रही है। तो इसी तरह की और कौन कौन सी अनहेल्दी हैबिट्स हैं जिसको हमें पता भी नहीं है कि वो अनहेल्दी और हम लोग करते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो लेट्स गो लाइक हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं कुछ बेसिक चीज़ें मेंशन करूँगी जो कि मैं खुद देख रही होती हूँ बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट फ्लो में। एक तो देर से सो के उठना, स्पेशली इन वुमेन। अगेन बहुत ज़्यादा कल्चर डेवलप हो गया, स्पेशली मदर्स का, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं।
आपका जैसे प्रोडक्टिव टाइम आपका दिन में, सर उस्मान ने जैसे मेंशन किया था अर्ली, सबसे प्रोडक्टिव टाइम आपका मॉर्निंग आवर्स होता है। अगर आप मजहबी लिहाज से भी देखें तब भी हदीस में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा बरकत अल्लाह ने सुबह के वक्त में डाली है। और आपकी मिनरल एब्जॉर्प्शन, हर तरह की मिनरल एब्जॉर्प्शन सबसे बेहतरीन सुबह के टाइम पर होती है। आपकी मेंटल कैपेसिटी, फंक्शनैलिटी सबसे बेहतर मॉर्निंग आवर्स में, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन मॉर्निंग आवर्स में। फिर आप हर तीसरी खातून को देखते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंट है, कैल्शियम डेफिशिएंट है, उसकी वजूहत पे आप जाएं तो आपको पता चले कि वो तो आधे दिन तो वो सोती रहती हैं और सारी रात वो जागती रहती हैं गैजेट्स के साथ। विटामिन डी वो तो सुबह की और विटामिन डी भी एक सर्टेन टाइम है, मतलब आप 10 बजे से पहले वाली धूप इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ, और सबसे बेहतरीन तो फजर के बाद, तुलुए आफ्ताब के बाद वाली, उसमें आप सो के निकाल देंगे। सबसे अच्छा टाइम मेंटल हेल्थ के लिए भी, आपको कई साइंटिफिक रिसर्चेस अब ये प्रूव करी हैं कि जो सुबह के वक्त आपका सन एक्सपोजर है, नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ कि आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है चीज़ों की, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, आपके विजन को बेहतर करता है। तो ये चीज़ें पहले तो आप देख लें। दूसरा, एक आदत हमारे यहाँ बहुत है कि सुबह उठते ही एक मीठा खाने का बड़ा कल्चर है, पता नहीं क्यों हमारे मीठा खाने का कल्चर हो गया है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि शुगर बेस्ड, आर्टिफिशियल शुगर बेस्ड चीज़ें ख़त्म कर दें ज़िंदगी से। इस आदत को सबसे पहले मैंने शुरू में नींद के बाद, वेकअप टाइम के बाद इसलिए मेंशन किया कि सबसे ज़्यादा कॉमन, इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एडिक्शन यू कैन हैव इन योर लाइफ, क्योंकि ऑटिज़म हम देख रहे हैं बहुत कॉमन हो गया है, हाइपर एक्टिव बच्चों को हम देख रहे हैं, ख़वातीन के अंदर डिफरेंट इलनेसेस अब देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, अल्जाइमर्स बहुत कॉमन हो गया है, मेमोरी, हम रिटेंशन बहुत कम होगी, इन सब चीज़ें इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू शुगर इनटेक। उसको आप कम करें। डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने काफ़ी मैकेनिकल क्रिएट किया है, मतलब वो हार्मोन सिक्रीशन, एवरीथिंग इज़ डन टाइमली इन आवर बॉडी। व्हेन वी स्लीप आवर ग्रोथ हार्मोन्स गेट्स एक्टिवेटेड, व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग आपका एक मेटाबॉलिज्म इज़ हाईएस्ट इन द मॉर्निंग, इट गोज़ डाउन ऑल थ्रू आउट द डे। बिल्कुल। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, एक टाइम पे खा रहे हैं, एक टाइम पे सो रहे हैं, एक एक्टिविटी आवर आपने अपना रखा हुआ है, रीडिंग आवर आपने, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 2-3 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। खाने का पैटर्न भी डेवलप करें, और खाना भी आप एक स्टैंडर्ड बनाएं, एक डाइट का एक स्टैंडर्ड बनाएं कि मैं इतना इंटेक एवरी डे लूँगी। उसको भी आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, आप बहुत अनहेल्दी फील करेंगे, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा हुआ मैंने गट हेल्थ का नाम ले लिया, उसको हम बहुत अंडर शेडो करते हैं। और गट, जब हम कहते हैं ना यू हैव गट्स, आई हैव अ गट फीलिंग, आप पुराने फ्रेजेस देखें, गट गट गट, हर जगह आपको गट का, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्चुअली वेरी मच कनेक्टेड टू योर गट हेल्थ। और अगर आपका गट पॉल्यूटेड है, उसमें हाइजीनिक नहीं है, वो पॉल्यूटेड का मतलब हम पॉल्यूशन से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप हर अला बला चीज़ अगर अपने पेट में डाल रहे हैं तो आपके अल्लाह ताला ने बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज दिए हैं, सब दिए हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर हो जाती है, उनको जहाँ ऐड करना है वहाँ नहीं करते हैं। बहुत सारी बीमारियां शुरू ही गट से होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उस जड़ ही आपकी गट है, उसको साफ़ सुथरा रखें, उसको साफ़ सुथरा आप हाइड्रेशन से रखते हैं, और अच्छे अगेन साफ़ सुथरा खाने का वर्ड मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको रखें। गट हेल्थ आपकी इस तरह भी इम्प्रूव होती है कि आप प्रोबायोटिक, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं, वो आप ज़रूर खाएँ दिन में। बहुत ज़्यादा ये भी खैर बचपन से एक पैटर्न डेवलप होता है, एक साइंस भी कहती है, और हम पुराने अपने तरीक़ेकार देखे ज़िंदगी गुजारने का, तो बच्चों को खेलने दिया जाता था, बच्चे घंटों खेल रहे हैं बाहर, अब माएँ कहती हैं कि यार बच्चे क्यों बाहर खेल रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि 10 साल तक की उम्र तक के बच्चों का फ्री प्ले टाइम होना चाहिए। फ्री प्ले टाइम मतलब वो प्लान नहीं हो कि तुम्हें लिमिटेड ना हो कि और ये प्लान भी नहीं हो, वो अपने दिमाग से खेलें, अपनी क्रिएटिविटी से खेलें, वो वहाँ भागें, वहाँ चढ़ें, वहाँ कूदें। उनको हम इतना डिसिप्लिन कर देते हैं कि वो फ्री प्ले टाइम बच्चों को 3 से 4 घंटे दें। हेल्दी हैबिट्स की बात हो रही है तो प्लीज़ मदर्स गिव योर चिल्ड्रन फ्री प्ले टाइम। जो तोड़ना है मतलब उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट दे दें कि वो ग्राउंड में जाके खेल रहे हों या ग्रास पे जाके खेल रहे हों। जितनी अच्छे स्ट्रॉन्ग बच्चे मेंटली भी फिजिकली भी इस तरह के एनवायरनमेंट में रेज होते हैं, इसमें उनको थोड़ी सी स्पेस भी दी जाए कि दे कुड एक्सपेरिमेंट विद देयर बॉडीज, उछल कूद कर सकें वो। माशाल्लाह तुबा साहिबा, आपसे बात करते हुए 2 घंटे आप दोनों से कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे जो है ना शो का जो ड्यूरेशन टाइम है वो अपनी एंड को पहुंचा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप दोनों से, आप हमारे शो पे आए और बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हमें मिली। तो तुबा साहिबा, आप पहले कुछ हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी?
बस काफ़ी सारी गुफ्तगू हो रही है, अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखें और जान है तो जहान है जैसे हम कहते हैं, और प्रायोरिटी पे रखते हुए अपनी ज़िंदगी चॉइसेस को तमाम विजडम के साथ लें। जो आप आज चूज़ करेंगे उसी पे आपकी सेहत बिल्ड होती है। तो जो छोटी मोटी आप डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में लेते हैं उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से ज़रूर देखेंगे, वो मेरी सेहत पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। और उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी उतनी ही है जितनी हमारी है, जो कि हमें नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, तो इसको भरपूर एंजॉय करें और ज़िंदगी में याद रखें कि जो आप करना चाहते हैं ना, और आपको अगर ये डर है कि मैं इसमें फ़ेल हो जाऊँगा करने से, तो खुदा के लिए उसको करके फेल हो जाए ज़्यादा अच्छा है कि आपने इसको अटेम्प्ट तो किया, कम से कम अफसोस नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस यही है कि जी आप एनर्जी, वही अगेन बात जो मिस्तूबा कर रही थी, मेंटल हेल्थ का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, इंसान फीलिंग बेस्ड डिसीजन कौन से हैं और थिंकिंग बेस्ड डिसीजन कौन से हैं, उसकी तमीज़ खो बैठता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है ना, तो थिंकिंग बेस्ड डिसीजन कौन से लेने और फीलिंग बेस्ड कौन से लेने, सेंटीमेंट डिसीजन कौन से हैं, वो आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का और हमसे इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का। त नाज़रीन, जीअं तव्हां ॾिठो असांजो अॼोको शो, ऐं तव्हांखे तमामु घणो कुझु सिखण जो मौक़ो मिलियो हूंदो उन जी ॻाल्हियुनि सां, ऐं हिकिड़ो तव्हांखे ज़िंदगी गुज़ारण जो हिकिड़ो बहितर जेको आहे सो रस्तो ॾेखारियो हूंदो तव्हांखे, ऐं इंशाअल्लाह ताला तव्हां उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते ज़रूरु अमल बि कंदव ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे बहितर करण जी कोशिशि कंदव। ऐं बसि इहा आहे जो पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे घर वारनि जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे खाइण पीअण जो ख़्यालु रखो ऐं पंहिंजे एनवायरनमेंट जो ख़्यालु रखो, त इंशाअल्लाह तव्हांजी जेका ज़हनी सिहत आहे त जेका जिस्मानी सिहत आहे, ॿई तमामु सुठियूं रहंदियूं। ऐं पॉज़िटिव तर्ज़ ज़िंदगी अपनाइण जी कोशिशि कयो ऐं नेगेटिव शयुनि खे जेतिरो थी सघे पंहिंजी ज़िंदगी मां कढी छॾियो, त जीअं तव्हांजी ज़िंदगी जेका आहे हिकिड़े बहितर रुख ॾांहुं जेको आहे सो वञी सघे। त असांखे इजाज़त ॾींदा, नेक्स्ट टाइम वरी तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं, त सदाईं असां सां गॾु रहजो। ऐं मुंहिंजा जेकी को होस्ट आहिनि उहे बि तव्हां सां हाणे मोकिलाणियूं कंदियूं, त इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तव्हां सां मिलंदासीं। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़। जी दी मागरानो उम्मीदवारों चे तासो वहाँ नन प्रोग्राम एपिसोड चा बाद चना चबा इज़ कड़ी हुई और आगा शान बाखपल जवन के अप्लाई कर वही हाँ और नन व्रजा चुने तरीके से तेरह सविदा हगाई बाखपल पूरा हफ्ते के भागा तबा अप्लाई करो और दगा टाइम इंशाल्लाह बले हफ्ते तब बता सुसरा मिलाओ के जो दगा चैनल बने दगा व्रज बने दगा से वल्दा वाड़े गट चेनू और दगा से वाड़े भाई चेरे शर टॉपिक और गेस्ट रबा वल्दा तासो खिदमत के हाजिर के जो तरचो दिपारा माफ़ वाचा अल्लाह पामान ती गुले चारों कहीं शत मर्ची में प्रोग्राम बानो का वाजा शक्का वशी वशी हमारा नसीहत को कि मेंटल हेल्थ वती वेलबींग पशुमा होती गिरद नवा होती गिरद चार मर्दों मांगो होती जहनी सेहत आगो होती माशरती सेहत आगो ज़रूर बुरे और शर्रे अकदाम शुमा पर ज़िंदगी सक्का ज़रूरी हैं ज़िंदगी बेसमी सराय की शर बोरे शर पेचारे शर बोगोशे और हमें मैसेज आऊँ कि वो किर गोरे मर्दमानी ख्याल पे कने वो ख्याल पे कने पता मिलना इंशाल्लाह जी अल्लाह जी नाज़रीन ऐसी अद्दा सोना प्रोग्राम जिहदे विच साडे सोहणे मेहमान ना प्रोहणियां ना वधिया गुफ्तगू रही वधिया गल्लां बातां रहियां उन्होंने काफ़ी जिहड़ा इन्फॉर्मेशन तुहानूं पहुंचाउण दी कोशिश की और उम्मीद करने ते तुहाडे वास्ते काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहा होएगा और बड़ा कारआमद साबित होया होएगा। नाज़रीन होण चाहांगे तुहाडे तो इजाज़त अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे नवे प्रोहणियां दे नाल ते नवे टॉपिक ते नवे प्रोग्राम विच। उदों तक सानू सब नूं दो इजाज़त। अल्लाह निगहबान ते पाकिस्तान जिंदाबाद।